हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं सर्टिफाइड अनकॉपी एनालिसिस ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट ऑफ द मे 25 अटेम्प्ट। ये आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है कॉपी। ये बात मैं पहले एक बार डिस्क्लेमर में बताना चाहती हूँ कि ये पूरा एनालिसिस बिल्कुल अनोनिमसली होगा, यानी कि स्टूडेंट की आइडेंटिटी कहीं पे भी रिवील नहीं की जाएगी इस पूरे एनालिसिस के दौरान। इस एनालिसिस की मैं आपको एक खास बात बता देती हूँ कि इस एनालिसिस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें आईसीएआई क्या आंसर एक्सपेक्ट करता था, स्टूडेंट ने क्या लिखा है एंड उसके बेसिस पे उसे कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो हमें समझ में आएगा कि आईसीएआई किस टाइप के आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एंड वो किस तरह से अपने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉट करता है। ठीक है, तो चलिए अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मैं नीचे जाती हूँ। यस, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि स्टूडेंट को डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, यानी जो 70 मार्क्स का पोर्शन होता है उसमें मिले हैं 37 मार्क्स आउट ऑफ 70 एंड एमसीक्यूज में उसे मिले हैं 26 मार्क्स आउट ऑफ 30। तो टोटल इसका एग्रीगेट हो रहा था 63 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स का बोनस भी दिया गया है स्टूडेंट को, टोटलिंग टू 65। मतलब कि हम जो कहते हैं ना कि आईसीआई स्केलिंग करते हैं, नहीं आजकल तो आईसीआई थोड़ा सा दानवीर हो चुका है, वो हमें मार्क्स बोनस में भी देता है। एंड हमने नवंबर 24 के एनालिसिस में भी चेक किया था कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में उन्होंने 2.5 मार्क्स का बोनस दिया था। एंड सेम हमें मे 25 में भी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने 2 मार्क्स का बोनस दिया है इन दी ऑडिट सब्जेक्ट एंड आई एम श्योर इनफ कि उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतना बोनस दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे स्टूडेंट ने मार्क नहीं किया होगा कि उसने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, बट जनरली इट्स रिकमेंडेबल कि बच्चे यहाँ पे टिक करें कि उन्होंने कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे हैं, ताकि चेकर को पहले ही समझ में आ जाए कि ओके स्टूडेंट हैज डन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, यानी मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं देखना है। तो इंडिविजुअल एग्जामिनर के लिए भी इजी रहता है, उसे पहले ही पता होता है कि उसे किन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। उसे पता नहीं है, बस वो खुद से चेक किए जा रहा है, वो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसको आप पहले ही बता दोगे तो वो थोड़ा सा इजी चेकिंग कर पाएगा, राइट। आगे चलते हैं। यस, सबसे पहले अपना आता है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने यहाँ पे पूरा जो आईसीआई आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता था मैंने वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद आपको नीचे स्टूडेंट ने क्या लिखा है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया है। Footwear Limited, a manufacturing company, has recently appointed you as its internal auditor to review its financial and operational controls. You have to conduct the internal audit in compliance with the standards of internal audit within the framework governing internal audits. During the audit, you have identified misappropriation of inventories, yani misappropriation of assets, and suspected fraudulent activities via procurement manager. You thought it would be more appropriate to bring the same immediately to the attention of the management. As per the principles outlined in the sorry, as per the principles outlined in Standard on Internal Audit, you need to prepare an internal audit report covering the audit findings. Explain the stages of internal audit reporting results as per relevant standard on internal audit and state the key elements to be included while issuing a clear, well-documented internal audit report by you as an internal auditor. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो कि आप इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट हुए हो एंड आपके सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का। तो उस केस में आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड अपने पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा है, स्टेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग एंड दूसरा की एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। तो देखो इसमें बच्चे एक जगह पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि उन्होंने स्टेजेस देख करके वो प्रोसीजर पे चले गए कि भाई इंटरनल ऑडिट करने के क्या प्रोसीजर है, जबकि वो ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या मतलब आपके प्रोसीजर के स्टेजेस है। नो,
दे आर आस्किंग द रिपोर्टिंग स्टेजेस कि आप कब कब अपनी रिपोर्टिंग करोगे। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि हमें कब कब इंटरनल ऑडिट रिपोर्टिंग में अपनी रिपोर्टिंग करनी रहती है। One is end of particular engagement and second at close of plan period. End of particular engagement में क्या आता है? Covers specific area or function, highlighting key observations, details, manner in which assignment was conducted and key findings. ये सब हमारा particular engagement में cover होता है। Suppose अगर हमने एक पर्टिकुलर आइटम की हमने ऑडिट करी, सपोज हमने इस बार में सिर्फ पीपीई की ऑडिट रिपोर्ट करी है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने सब कुछ उसमें फाइंडिंग्स वगैरह ऑब्जर्वेशन सब लिखी हुई है। लेकिन हम इंटरनल ऑडिटर पूरी कंपनी के हैं, तो सपोज अगर हमने अपनी रिपोर्टिंग का बना रखा है कि हम हर 6 मंथ में आपको पूरी एक कंबाइंड रिपोर्ट देंगे, तो अब जो 6 मंथ की रिपोर्ट होगी उसमें तो हर आइटम कवर होगा, वेदर तो आपका पीपीई हो, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हो, आपका रेवेन्यू हो, आपके एक्सपेंसेस हो, सब कुछ उसमें कवर होगा। तो जो हम एंड ऑफ पर्टिकुलर एंगेजमेंट करते हैं उसमें हमारा कोई पर्टिकुलर आइटम या फिर हमारे पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट के आइटम्स को ले लिया, इस तरह से हमारा रहता है। लेकिन एट क्लोज ऑफ प्लान पीरियड में हम हमारी पूरी की पूरी कंपनी के मतलब जितना हमारा वर्क स्कोप है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी फाइंडिंग्स को कंसोलिडेट करके एट क्लोज ऑफ प्लान पीरियड पे एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज सबमिटेड टू हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी दैट इज ऑडिट कमिटी। ठीक है। एंड दूसरा अपना क्या क्वेश्चन था? की एलिमेंट्स का। की एलिमेंट्स तो बहुत सिंपल है, इसमें बच्चे कहीं भी गलती करते ही नहीं है। Overview of objective, scope and approach. Internal audit has been conducted as per standards on internal audit. Executive summary. Summary of corrective actions required and nature of assurance. अब इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है? अगर स्टूडेंट ये पूरा लिखता तो उसे फुल मार्क्स मिलते या फिर 4.5 4 मार्क्स मिलते आउट ऑफ 5। देखो हम कभी भी ऑडिट में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने जो लिख दिया उस पे आईसीआई हमें 5 आउट ऑफ 5 दे दे। हाँ हो सकता है कभी दे दे, लेकिन वो जनरली 4 मार्क्स 4.5 मार्क्स अगर हमने बिल्कुल जो आंसर में चाहिए था मतलब क्वेश्चन में जो चाहिए था वो सब भी लिखा है ना, तो भी आईसीआई इतने ही मार्क्स अलॉट करता है इन दी ऑडिट सब्जेक्ट। बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप फुल मार्क्स का रियली एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट ने क्या लिखा है? देखो अब स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती क्या करी है कि उसने स्टेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट लिख दिए, यानी उसमें प्रोसीजर क्या होता है? ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? इट इन्वॉल्व्स मीटिंग विद द एंटिटी की ओनर्स। तो ये सब तो हमारे प्रोसीजर के स्टेजेस है, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं मांगा था, उसने रिपोर्टिंग के स्टेजेस बोले थे जो कि हमारे 2 होते हैं, राइट। तो इसमें यहाँ पे उसे 0 मिले हैं। नीचे चलते हैं, देखो उसने पूरा सब कुछ लिखा है, पूरा प्रोसीजर जिस तरह से हमारी इंटरनल ऑडिट होती है, प्लानिंग, गैदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अपना आता है की एलिमेंट्स का। की एलिमेंट्स में उसने बिल्कुल यही पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बेसिस पे उसे 3 मार्क्स अलॉट किए गए। अब आप बोलोगे मैम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, 3 मार्क्स कैसे उन्होंने बाइफरकेट करे? देखो हमारे पास जो सजेस्टेड आंसर आता है उसमें तो एक साथ बस आंसर लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर के पास सजेस्टेड जाता है उसमें पूरी मार्किंग स्कीम होती है कि आपको इस पोर्शन के इतने मार्क्स अलॉट करने, इस पोर्शन के इतने मार्क्स अलॉट करने, तो उस अकॉर्डिंग एग्जामिनर फिर आपको मार्क्स अलॉट करता है। ठीक है, तो इसे इसमें 3 मार्क्स मिले हैं, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 5 में उसे 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, समझ में आया कि आईसीआई क्या चाहता था, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, कैसे उसे मार्क्स अलॉट हुए हैं। देखो इसमें मैं एक बात आपके सामने और हाईलाइट करना चाहूंगी कि आप देखोगे तो बच्चे ने बस पॉइंट्स को लिखा हुआ है, कहीं पे भी उसने कुछ अंडरलाइनिंग नहीं करी है, यानी नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखा है, ऐसे नहीं बहुत ही ना बना करके या फिर ना बहुत ही हर वर्ड को एकदम सजा सजा के लिखा है। इतना तो टाइम ही नहीं होता है कि हम प्रॉपरली लिख सकें। तो एक जो ये भी एक मिथ रहता है बच्चों का कि हमें थ्योरेटिकल पेपर्स में तो जो भी हम लिख रहे हैं कुछ भी मेन कीवर्ड्स है तो हम उसे बिल्कुल अंडरलाइन करके चले, बॉक्स बनाए उसके लिए एंड प्रॉपर इतनी हैंडराइटिंग में लिखे कि एग्जामिनर को एकदम अच्छे से समझ में आए। देखो इतनी डिसेंट हैंडराइटिंग लिखनी होती है कि उसे जो आपने लेटर्स लिखे हैं वो समझ में आ जाए, लेकिन एकदम बहुत ही आप धीरे धीरे अच्छे से लिख रहे हो तो उसमें तो आपका पेपर ही छूट जाएगा। एंड दूसरा कि हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं, अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, वो भी आपका टाइम एक्स्ट्रा लेता है।
सजेस्टेबल होता है कि आपके पास टाइम है तो आप कर लो, नहीं है टाइम तो बस आप अपने पेपर को कंप्लीट कर लो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनर की भी होती है कि भाई वो जो बच्चे ने लिखा है उसको प्रॉपरली इवेलुएट करें एंड अकॉर्डिंगली मार्क्स को अलॉट करें, राइट। तो इसलिए अगर टाइम है बिल्कुल कीजिए, नहीं है टाइम तो बस एक नॉर्मल डिसेंट हैंड राइटिंग में आप लिखकर भी अपने पेपर को कंप्लीट कर देंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट marks according to the content you have written in your paper। आपके प्रेजेंटेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, आपके कंटेंट को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, राइट। आगे चलते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5B, क्या लिखा हुआ है? गैस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइजर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, विशेस टू कंट्रीब्यूट टू क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। गैस लिमिटेड इज अमंग टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, यानी ये गैस लिमिटेड कौन सी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के अंडर फॉल कर रही है, एंड हैव टू मैंडेटरीली प्रोवाइड BRSR रिपोर्टिंग। ये हमारा कौन सा चैप्टर में आता है? ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 18 में, जो कि बात करता है हमारे ESG रिपोर्टिंग की, करेक्ट। on ESG parameters in accordance with the principles of national guidelines on responsible business conduct as mandated by SEBI। One of the principles states that this can work only with close participation and collaboration amongst the entities, authorities, the civil associations contributing to one another for a better livelihood and assistance to the marginalized communities। Elucidate the essence of core elements associated with the aforesaid principle। तो देखो प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई आप क्लोज पार्टिसिपेशन रहे, कोलैबोरेशन रहे। तो अगर हम बात करें कोलैबोरेशन क्या होता है कि साथ साथ काम करना, तो इसका इस प्रिंसिपल को कैसे आ सकते हो? साथ साथ हम आर्ट, मतलब देखो ये एक तरह का निमोनिक जो मैंने अपने लर्निंग के लिए बनाया था, साथ साथ हम आर्ट। तो इससे क्या हुआ? साथ साथ से मुझे कोलैबोरेशन ध्यान आया, कोलैबोरेशन से मुझे नंबर ध्यान आया 8, यानी मेरा कौन सा प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल नंबर 8। अब क्या आंसर होना चाहिए था इसके कोर एलिमेंट्स में, वो अपन पहले देख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल नंबर 8, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब इसके कोर एलिमेंट्स क्या है? Entities should have system to identify and address impacts of the entities on social, second, entities should have system to identify and address impacts of their activities on social, cultural, and economic aspects of people. Entities should review, measure, and hand adverse impacts of their activities on society and environment. Entities should make efforts to bring up creative products to and technologies and business concerns that help marginalized communities to have a better quality of life. Entities, when designing their CSR activities, should review the local and regional development authorities to help marginalized groups and communities. Entities should take care to ensure that displacement or relocation of communities does not happen, and in unavoidable case should make sure to provide fair compensation to affected people। देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, बट जनरली इस क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में कैसा रहता है कि आपका 1 मार्क्स होता है आपके प्रिंसिपल आइडेंटिफिकेशन का, एंड बाकी के 4 मार्क्स होते हैं आपके बाकी के एलिमेंट्स का। लेकिन फिर भी हमें सेफर साइड पे चलना चाहिए, एंड मैक्स अब कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिख करके आने ही आने चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है? यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट ने एकदम करेक्टली अपना प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे उसे प्रिंसिपल नंबर में कंफ्यूजन था, उसने नहीं लिखा। प्लीज इस बात को अच्छे से नोट कीजिएगा। मैंने ये अपनी मिड सीरीज में भी आपको बताया था कि अगर आपको अपना एसे नंबर, सेक्शन नंबर या फिर अब ये प्रिंसिपल नंबर आ गया, अगर इसमें कंफ्यूजन है प्लीज डू नॉट राइट देम। इवन अगर आपको कारो के पैरा नंबर में भी कोई अगर कंफ्यूजन है, प्लीज आप उसे कोट मत कीजिए।
इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है अगर आपने गलत नंबर कहीं पे भी कोट कर दिया तो। नहीं कोट करोगे उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन मतलब उसके तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके एक्स्ट्रा मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटेंगे। तो प्लीज इस बात का बिल्कुल 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 ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी नंबर्स में कंफ्यूजन है, प्लीज डू नॉट कोट देम। ओके, तो यहाँ पे उसे सिर्फ नाम पता था, उसने सिर्फ नाम लिख करके छोड़ दिया। अब उसने 4 एलिमेंट्स लिखे, जैसे अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज का, ये बिल्कुल सही है, फेयर कॉम्पेंसेशन वाला, तो इसके बेसिस पे उसे मार्क्स मिल गए। अब आप देखोगे तो जो मैंने ऊपर लिखा है वो आईसीआई की लैंग्वेज थी, एंड जो इसने लिखा है वो इसकी खुद की लैंग्वेज थी, तो भी आप देखोगे तो उसे मार्क्स मिले हैं, बिकॉज उसने जो भी मेन कीवर्ड्स थे उनको इंक्लूड किया है। भले उसकी पूरी लैंग्वेज नहीं मिली, लेकिन जो मेन कीवर्ड्स थे वो उसके मैच हो गए, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हो गया, फेयर कॉम्पेंसेशन हो गया, यही हमारे मेन कीवर्ड्स हैं जो कि ड्यूली कवर्ड है उसके आंसर में भी। CSR आया फिर, while promoting or formulating CSR plans, regional and local areas should be given priority so that marginalized communities benefit। यहाँ पे भी उसने मेन कीवर्ड्स अपने इनकॉर्पोरेट कर लिए। फिर आया एक्सेस इम्पैक्ट, कंपनी शुड assess the assess the impact of their products and services on people, nature and users। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी उसके जो कीवर्ड्स है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हुए, बट उसका जो सेंस निकल के आया था वो जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वैसे ही था। तो इसी वजह से आईसीआई ने उसके पॉइंट को गलत नहीं किया, लेकिन उसे कम मार्क्स अलॉट करे। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो उसे 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। तो ये जनरली वही है कि अगर कहीं पे भी उसके बिल्कुल कीवर्ड्स भी मैच नहीं हुए हैं, लैंग्वेज भी मैच नहीं हुई है, बट उसका जो एसेंस है सेंटेंस का वो एकदम करेक्टली निकल गया है, तो उस केस में उसके पॉइंट को नहीं काटा है, बस उसे मार्क्स थोड़े से कम अलॉट किए हैं। करेक्ट। while developing products, develop products which help upbringing of the rural communities। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी उसे मिले हैं 3 मार्क्स आउट ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 से क्या बोल रहा है, Measures GSTR and Associates Chartered Accountants is an audit firm consisting of 3 partners. The partnership firm was formed in year 2019। Measures GSTR and Associates specialized in internal audits and tax consultancy services, admitted CAY as partner in the year 2024। मतलब उनकी फर्म में नया पार्टनर ज्वाइन हुआ इन ईयर 2024। CFY had vast experience in audit of listed companies। उसको experience है listed companies का, नए partner को, as he was the senior audit manager of a leading audit firm before he joins the current firm। Ruby Limited, a listed company, appointed Measures GSTR and Associates Chartered Accountants as statutory audit for the year ended 31st March 2025। यानी एक listed company ने उनको appoint किया as the statutory auditor। CAY, the engagement partner, signed the balance sheet of Ruby Limited for the year ended 31st March 25 on 21st May 2025। Measures GSTR and Associates Chartered Accountant never subjected themselves to the peer review process। ये गड़बड़ी कर दी उन्होंने। Comment with reference to the Chartered Accountants Act 1949। तो देखो ये बात हमने अपने चैप्टर नंबर 1 जो की बात करता है SQC 1 एंड SA 220 की, उसमें हमने पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, नफरा सबके बारे में पढ़ा था। तो उसमें पीयर रिव्यू में भी लिखा हुआ था साफ साफ कि अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट को करना चाहते हैं, इवन ये हमारा EQCR के साथ भी लिखा हुआ था कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी के अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपका पीयर रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि एक आपकी जो पीयर फर्म है वो आके आपके जितनी भी आपकी मेन कंपनीज है, मेन क्लाइंट्स हैं, उनके फाइल्स को आके चेक करेंगे, एंड देन जाकर के आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू हैव टू कंडक्ट एनी ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये लिस्टेड कंपनी के केस में बिल्कुल मैंडेटरी होता है कि कोई भी ऑडिट फर्म विदाउट हैविंग अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ऑडिट नहीं कर सकती है, लेकिन इन्होंने वो काम किया है। तो अब इस केस में क्या होगा और हमें कैसे इसको रिप्लाई करना है, विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ये एक्ट देते ही हमेशा एक बात ध्यान कर लेना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं हमें एज पर प्रोफेशनल एथिक्स इसका रिप्लाई देना होगा। ठीक है, तो अब इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसका आंसर आप एज पर 2 क्लॉजेस दे सकते हो। सबसे पहला क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल जो की बात करता है
material departure from generally accepted auditing procedures. Second, clause 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, वो किस बारे में बात करता है? कॉन्ट्रावीन्स सीए एक्ट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, उसके रेगुलेशंस और एनी अदर गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। तो देखो, मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स में तो ये है कि अगर हम किसी भी लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमें अपना पीयर रिव्यू तो कराना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि मैम ये सीए एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, उसके रेगुलेशंस में, उसके गाइडलाइंस में लिखा हुआ कहाँ पे, जो कि आप हमें बता रहे हो कि हमें उसको उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर को लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आईसीआई का जो आंसर का एक स्नैपशॉट इसमें लगा रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आईसीआई ने किस तरह से इस क्लॉज को यूज किया है। ये देखो, ये वो स्नैपशॉट है, मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और मार्क कर देती हूँ। क्या लिखा है इसमें आईसीआई ने? The statement on peer review shall be deemed to be a guideline of the council under clause 1 of part 2 of the second schedule। यानी उसने deemed guideline बना करके इसको क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया, यानी ये डीम्ड गाइडलाइन है इशूड बाय द काउंसिल एंड दैट्स व्हाई आपने इसका कॉन्ट्रवेंशन किया है, इसलिए आप इस वाले पर्टिकुलर क्लॉज में फॉल कर रहे हैं। ये डीम्ड इंक्लूजन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्पेशली इंक्लूड किया है बिकॉज बच्चे हो सकते हैं कि इसे कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एंड इस क्लॉज को यूज नहीं करें, लेकिन ये एक सेकेंड आंसर भी आपका बन सकता है। फर्स्टली हर बच्चा सब अपने क्लॉज 9 पे जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली लिख रहा है कि हाँ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर से उसने डेविएट किया है, इस पे नहीं जा पाएगा, लेकिन ये आईसीआई इस आंसर को भी कंसिडर कर रहा है बाय हैविंग द डीम्ड इंक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा एक आंसर मुझे भी लगता था जो कि आईसीआई यूज कर सकता है अपने आंसर में, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। हम जब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जो हो गया प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो उसमें हम जब कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते थे इन देयर आंसर, बट उन्होंने नहीं किया है। ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए, आपके रेफरेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा में बताया है। ठीक है, अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है, देखो आईसीआई तो इसमें से या इसमें से एक आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, अब आपने क्या लिखा है वो देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट ने यहाँ पे कौन सा क्लॉज यूज किया है, 912 का, करेक्ट। तो देखो इसने यहाँ पे सेक्शन हो गया, क्लॉज नंबर सही कोट किया है, यहाँ पे उसे पता था, प्लस उसने जो अपन को एक सेट लाइन लिखनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑन ऑडिट एप्लीकेबल इन दी सर्कमस्टेंसेस। ये बिल्कुल उसने करेक्ट लैंग्वेज लिखी है, करेक्ट लाइन लिखी है, तो उसमें इसको पूरा 1 मार्क्स मिला है। देखो आपके जो भी नाम, नंबर और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखने के सिर्फ एक ही मार्क्स होते हैं जो कि उसको यहाँ पे फुल मिले हैं। आप देख रहे हो स्टेप मार्किंग हुई है, ये इसका स्टेप 1 था तो उसको उसे मार्क्स मिले हैं। हम कहते हैं ना कि यार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो क्या स्टेप मार्किंग होगी, नहीं भाई, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी स्टेप मार्किंग होती है एंड अकॉर्डिंगली जितना आपने करेक्ट क्वेश्चन लिखा है आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे क्या लिखा है, accordingly firm conducting or providing audit services should be subject to peer review process conducted by ICAI to ensure compliance with procedures conducted by the practice unit. The firm is issued a peer review certificate in case of unqualified opinion. In case of qualified opinion, the case is referred back to the practice unit. तो देखो ये जनरली वो नहीं लिखता क्वेश्चन मतलब आंसर तो भी ठीक है चल जाता, बट उसने इस बात को मेंशन किया बिकॉज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो भी ठीक है, उसमें भी आईसीआई ने उसे 1 मार्क्स अलॉट किया बिकॉज उसने जो कंटेंट लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड विद रेफरेंस टू पीयर रिव्यू ही है। देखो दो चीज होती है, कंटेंट एकदम सही होना चाहिए एंड दूसरा वो विद रेफरेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने कुछ भी जाके लिख दिया, नहीं उससे काम नहीं चलेगा, आपका विद रेफरेंस ही होना चाहिए, करेक्ट। आगे पे क्या लिखा है, in the given case, Measures GSTL and Associates admitted CAY as partner in 2024. He signed the balance sheet of Ruby Limited on 21st May 2025. Accordingly, he shall be guilty under clause 9 part 1 of second schedule। देखो उसने लास्ट टाइम बिल्कुल ठीक लिखी है कि उसने गिल्टी तो बता दिया, लेकिन फिर उसे इन डिटेल ये बताना तो चाहिए था ना कि भाई जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, कहाँ क्या पॉइंट लिखा हुआ है, कहाँ मैंडेटरी गिवन है, उस तरह से पूरा से प्रॉपर ट्रेनिंग में वो आंसर देता, तब जाकर के उसे
4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलते हैं। बट जो भी उसने कंटेंट लिखा है, जैसे उसने नाम नंबर सही लिखा है, उसके बाद उसने पीयर रिव्यू का विद रेफरेंस का कंटेंट पेश किया है, प्लस उसने लास्ट में ये भी करेक्टली लिखा है कि हाँ वो गिल्टी है, तो इस बेसिस पे उसे 3 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 4, विच इज अ वेरी डिसेंट मार्क्स। देखो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे हमें फुल मार्क्स देगा, उसने एकदम करेक्ट मार्क्स अलॉट किए हैं इन दिस पर्टिकुलर आंसर। ओके, इस पॉइंट को आप हो सके तो कहीं मार्क करके रख लेना, बिकॉज ये आगे भी यूज हो सकता है इन एनी ऑफ द एग्जाम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट सॉल्व किया है हमारे स्टूडेंट ने। तो क्या है ये लिखा हुआ, सबसे पहले बी पार्ट, CAA the proprietor of A and colleagues chartered accountants is developing his practice and recently secured a major audit assignment for B state cooperative society। उसे एक नया असाइनमेंट मिला है ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। The engagement fee for this audit is 1 crore. In view of his vision of growth to expand the development of his business, CAA has entered into an agreement with an unregistered consultant। देखो उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, अभी जस्ट प्रैक्टिस में है तो ऑब्वियसली उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए वो एक अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मतलब एक एमबीए के साथ वो एक एग्रीमेंट में आया कि आप मुझे क्लाइंट्स प्रोवाइड कराओगे। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स हु इज एन एमबीए फ्रॉम अ लोकल यूनिवर्सिटी, मतलब किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी आईआईएम से या फिर नासिक उनकी ऐसे से लेके नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, लोकल यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया हुआ है। ये मैं इतना हाईलाइटिंग क्यों कर रही हूँ, मैं इसी का हाईलाइट करती हूँ, local university and means yes, he is MBA। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, Mr. X introduced CAA to his business clients, and in return, CAA agrees to pay him a 2.5% commission, 2.5 lakhs on the audit fee as a referral bonus. Additionally, as per the State Cooperative Registrar Circular, 5% of the audit fee, 5 lakh, has to be deposited into the state treasury to cover administrative expenses. CAA complies with this requirement. Comment with reference to the Chartered Accountants Act दी शेड्यूल से, यानी वापस से ये प्रोफेशनल एथिक्स से अपना क्वेश्चन हिट करके आया है। इस केस में सीएए ने 2 पैसे जमा कराए हैं, एक तो है 2.5 लाख एंड दूसरा है 5 लाख। 2.5 लाख से रेलेवेंट है जो रेफरल बोनस है, एंड 5 लाख क्या है जो उसने स्टेट ट्रेजरी फंड में जमा कराया है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दूंगी अबाउट क्लॉज 2 पार्ट 1 एंड फर्स्ट शेड्यूल, जो की बात करता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी मेंबर इन प्रैक्टिस किसी को भी पे या फिर वो अग्री करता है पे करने का, ऐसा कोई भी वो कमीशन या फिर रेफरल बोनस पे नहीं कर सकता है जो कि सेम मेंबर नहीं है, यानी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या फिर वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का मेंबर नहीं है। तो हम ये जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी की बात करते हैं उसमें रेगुलेशन नंबर 53A उसमें एमबीए कवर्ड है, लेकिन कौन से एमबीए कवर्ड है, जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कर किया हो, जैसे कि मैंने नाम लिए थे आईआईएम हो गया, नरसिंह हो गया, ये हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है। लेकिन उसने किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए करा है, दैट्स व्हाई हम इसे एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस केस में जो भी सीएए ने पैसा दिया है मिस्टर एक्स को, वो गलत है, वो नहीं दे सकता एज मेंबर इन प्रैक्टिस, इसलिए वो गिल्टी होगा अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज। लेकिन इसके साथ ही अपन बात करें कि जो उसने 5 लाख जमा कराए हैं क्या वो सही है। देखो ये नीचे अपना इसी पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी गवर्नमेंट मैंडेट के कारण, बिकॉज अगर उसने वो पैसा जमा नहीं कराया तो उसे वो क्लाइंट भी नहीं मिलेगा, उसे वो ऑडिट नहीं मिलेगी, इसलिए उस गवर्नमेंट मैंडेट को पूरा करने के लिए अगर सीए को, मेंबर इन प्रैक्टिस को ऐसा कोई भी पैसा जमा कराना पड़ रहा है तो वो जमा करा सकता है एंड ही विल नॉट बी गिल्टी अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज। ठीक है, तो अब देखते हैं नीचे की क्या, मतलब देखो ऐसे की एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप इस तरह से बाइफरकेट करके अपने आंसर को दोगे। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बिल्कुल क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन सही है, यहाँ पे नीचे उसने प्रॉपर्ली जो क्लॉज के अंदर का डिस्क्रिप्शन है वो लिखा है, इसलिए उसने फुल मार्क्स यहाँ पे यानी उसके पर्टिकुलर स्टेप के मार्क्स उसे पूरे मिले हैं नीचे। अब यहाँ पे क्या लिखा है,
विद सच क्वालिफिकेशन एज मे बी, देखो ये भाई अभी लाइन चल रही है, उसमें क्या लिखा है उसने, सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच अदर पर्संस परमिटेड बाय द काउंसिल। तो अपन ये जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसी की बात मैं आपसे भी कर रही थी, रेफरेंस देगा कि वो कौन सा रेगुलेशन है हमारा, रेगुलेशन नंबर 53A, जो कि बात करता है कि हाँ एमबीए कवर्ड है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वाले, एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। करेक्ट, तो ये लोकल यूनिवर्सिटी का था, ये इसमें कवर नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दूसरा अपना गवर्नमेंट वाला क्या है, allowed if deducted by government to meet the admin expenses। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नीचे पे क्या है यहाँ पे, hence he will be guilty for payment of the referral fees to Mr. X MBA as the same is not permissible, he will not be held guilty depositing 5% of the audit fee into the state treasury। मतलब उसने बिल्कुल बाइफिकेट करके लिखा है कि इसके लिए वो गिल्टी है, इसके लिए वो गिल्टी नहीं है। तो यहाँ पे भी उससे जो 1 मार्क्स नीचे कंक्लूजन के होते हैं वो भी उसको यहाँ पे मिले हैं, उसे टोटल मिले हैं यहाँ पे 2 मार्क्स आउट ऑफ 5। तो देखो उसको किस किस के मार्क्स मिले हैं, एक तो सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग में लिखा था क्लॉज नंबर उसका रेफरेंस, एंड बिल्कुल लास्ट में उसे कंक्लूजन का, उसे बीच में मार्क्स क्यों नहीं मिले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इसमें देखोगे आंसर में तो यहाँ तक तो उसने सिर्फ जो क्लॉज का डिस्क्रिप्शन है वही लिखा हुआ है, उसके बाद उसने क्या लिखा है, डायरेक्टली वो अपना 5 लाख वाले पे रेफरेंस पे आ गया। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट पेमेंट ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑडिट फीस टू द स्टेट गवर्नमेंट इज परमिटेड एज पर द रेगुलेशंस ऑफ दैट स्टेट फॉर ऑडिट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट की कुछ रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, नो, ये हमारे क्लॉजेस के अंदर ही इन डिटेल में जाकर देखोगे तो लिखा हुआ है, आपके आईसीएआई मॉड्यूल में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट वर्क के लिए आपको पैसे जमा कराना पड़ रहा है तो उस केस में आप जमा करा सकते हो, इसमें कोई भी स्टेट रेगुलेशन आपका बीच में नहीं आएगा। तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, इसलिए इसके बारे में कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे क्रॉस मार्क करा हुआ है। नीचे पे ये जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है ये सिर्फ फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे हुए हैं, तो इसके भी आईसीआई को मतलब इतना कुछ उसने ध्यान दिया नहीं, हाँ ठीक है लिखे हुए हैं, उसने बस कंक्लूजन देखा एंड अकॉर्डिंगली उसे मार्क्स दे दिए। एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं है कि भाई 2.5 लाख पे क्यों गिल्टी है, 5 लाख पे क्यों नहीं है, एंड जो उसने लिखा है वो रिलेटेबल नहीं है, इसलिए उसने इसमें मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ स्टार्टिंग के एंड कंक्लूजन के उसे मार्क्स मिले। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4C। Glow Management Limited, a workspace operator, seeks to secure funding from investors. The fund will be used for repayment of debt and cost of capital। यानी कंपनी को नया फंड देना है एंड वो किस लिए चाहिए उसे, फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए, फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स बैलेंस शीट। To support this, the company has prepared its financial statements for the year ended March 31, 2025. The investors requested a limited assurance review rather than a full audit to ensure the reliability of the financial statements. The management of Glow Limited engages an independent practitioner, CA Kishore, to perform a review engagement under SRE 2400. During the review, CA Kishore identifies that there was significant increase in deferred revenue. On inquiry, CA Kishore found management's explanation unreasonable, that it is related to advances received for upcoming projects and was unable to corroborate this with contracts। सीए किशोर को ड्यूरिंग द लिमिटेड रिव्यू सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा डेफर्ड रेवेन्यू में, तो उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने बोला कि ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने अग्रीमेंट से उसे कोरॉबोरेट करना चाहा, जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स था वो उसे कर नहीं पाया, ही वाज अनएबल टू कोरॉबोरेट दिस विद कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी यहाँ पे उन्हें मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिख रहा है। Based on the evidence gathered and procedures performed, CA Kishore determines that the financial statements are materially misstated. He is bound to express a qualified conclusion। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें क्वालिफाइड कंक्लूजन देना है। यहाँ पे ओपिनियन वर्ड नहीं आएगा बिकॉज ये एक लिमिटेड रिव्यू है, तो ऐसे केस में हम अश्योरेंस नहीं देते हैं, हम कंक्लूजन देते हैं एंड फिर वो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्वालिफाइड देना है या फिर एडवर्स देना है या फिर हमें डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन देना है। अब यहाँ पे केस में उन्होंने डिटरमाइन किया है कि मुझे क्वालिफाइड कंक्लूजन देना है। ये कंक्लूजन का भी बिल्कुल सेम ओपिनियन की तरह होता है कि हमें क्वालिफाइड कंक्लूजन तब देना होता है जब कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो है लेकिन परवेजिव नहीं है।
as the effects of the matters giving rise to the modification are material but not pervasive to the financial statements. आगे क्या लिखा है? In the above context, you are required to help CA Kishore to state the phrases to be used in conclusion paragraph as appropriate. State the matters to be included in the basis for conclusion paragraph. तो देखो ये तो बिल्कुल रिपोर्टिंग की तरह है कि आप अपने कंक्लूजन पैराग्राफ में क्या लिखोगे कि हमने क्वालिफाइड कंक्लूजन क्यों दिया, क्योंकि हमारे सामने ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आए थे, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जिसके बेसिस पर हमें लगता है कि वो स्टेटमेंट्स हमारे मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है। इस तरह का आपको फ्रेज लिखना होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वाला जो फ्रेज है वो एक बार आप जो सजेस्टेड आंसर आया उससे आप देख सकते हो, अदरवाइज आप अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हो, सेम लाइन चलती है, सेम लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो फ्रेजेस वाला बिकॉज ये तो एक सेट हो गया कि भाई हमें अपना पैराग्राफ बनाना है, कंक्लूजन पैराग्राफ बनाना है, तो उसमें हमें किस तरह से अपनी लैंग्वेज को यूज करना है, करेक्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? स्टेट दी मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ। ये एक बार आंसर अपन देख लेते हैं कि हमें क्या मैटर्स को इंक्लूड करना चाहिए इन दी बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ। देखो दो पैराग्राफ बनते हैं, एक तो कंक्लूजन वाला कि भाई हमने ये कंक्लूजन दिया है, दूसरा आता है कि वो कंक्लूजन हमने किस बेसिस पे दिया है, फिर वो हम नीचे एक अलग से पैराग्राफ बना के उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमें इस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला था, ये मटेरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दी क्वालिफाइड कंक्लूजन। अब वो क्या मैटर्स है जो हमें ध्यान रखने होंगे व्हाइल गिविंग द बेसिस फॉर कंक्लूजन, वो अपन नीचे देख लेते हैं। matters. Describe and quantify financial effects of the misstatement if material misstatement relates to specific amounts in financial statements. ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, मैं आपको एक बार बता दूं, ये तीनों पॉइंट्स वही है जो हमने चैप्टर नंबर 7 रिपोर्टिंग में भी पढ़ते हैं। बिकॉज हम जब भी अगर अपना बेसिस फॉर कंक्लूजन, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ या बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ देने के लिए जाते हैं तो ये तीन बेसिस ही हमारे रहते हैं कि अगर हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो हम क्वांटिफाई करें, अगर कोई डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम है तो हम वो डिस्क्लोजर को उसमें स्टेट करें, या फिर अगर कोई अगर नैरेटिव प्रॉब्लम है तो हम उसको स्टेट करें। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, describe and quantify financial effects of the misstatement if the material misstatement relates to specific amounts in financial statements. Explain how disclosures are misstated if material misstatement relates to narrative disclosures. Describe nature of omitted information if material misstatement relates to non-disclosure of information required to be disclosed unless prohibited by laws and regulation. Practitioner shall include omitted disclosures where practicable to do so. यहाँ पे इसमें यहाँ पे हर जगह practitioner वर्ड का यूज हुआ है, कंक्लूजन का यूज हुआ है। आप चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे तो वहाँ पे ऑडिटर वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पे ओपिनियन वर्ड यूज हुआ है, बस इतना ही चेंज है, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। वही तीन बेसिस अपने लिए गए हैं, एक तो अगर अमाउंट से रिलेटेड है तो उसको क्वांटिफाई कर दो, नैरेटिव डिस्क्लोजर्स में प्रॉब्लम है तो उसको लिख दो, या फिर अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी है एंड अगर वो आप दे सकते हो एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, तो आपको वो ओमिटेड इन्फॉर्मेशन भी अपने बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ या बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में लिख के देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर तो आईसीएआई एक्सपेक्ट आपसे करता था। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है वो देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या लिखा है स्टूडेंट ने, फ्रेजेस वाला कि हमें अपना कंक्लूजन पैराग्राफ बनाना है तो इसमें क्या लैंग्वेज चाहिए। एज पर एसआरई 2400 review of historical financial information, when the practitioner concludes that financial statements are materially misstated giving rise to modification that is material but not pervasive, he should use a qualified conclusion with the negative wording। ये बिल्कुल उसका सही है, उसने यहाँ पे ऐसे का नंबर सही लिखा है, नाम बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए उसने यहाँ पे 1 मार्क्स अलॉट किया। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंगली द फ्रेजेस यूज्ड इज एज फॉलोज। अब उसने लैंग्वेज लिखी नीचे की जो हमें अपनी रिपोर्टिंग में देनी होती है। Except for the effect of the matters described in basis for qualified conclusion, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view, or financial statements do not present fairly the state of affairs, results or cash flows as on 31st March 2020, मतलब जो भी ईयर है एक्सेस करके लिखा हुआ है। तो देखो इसने लैंग्वेज लिखी है, थोड़ा मैचिंग में भी है, लेकिन आईसीआई की जो देखो एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि आईसीआई अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं देखता, लेकिन जो पॉइंट्स आपके
ओपिनियन से रिलेटेड है या फिर आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, जो अपना चैप्टर नंबर 7 है रिपोर्टिंग का, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पैराग्राफ्स दे रखे हैं कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह से लैंग्वेज बना के लिखनी चाहिए। एंड अगर आपने प्रैक्टिकली भी ऑडिट करते हुए देखा होगा तो आईसीआई की एक सेट लैंग्वेज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाते हैं एंड देन उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, राइट। तो ऐसे जस्ट वांट कि आप जो एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो, यानी आप जो रिपोर्टिंग के पैराग्राफ्स बना रहे हो उसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो टू द मोस्ट एक्सटेंट आपका सिमिलर हो, सेम हो, मतलब सेम नहीं सिमिलर होनी चाहिए कि हाँ भाई लगे उसे देख करके कि हाँ एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल ने उसको लिखा है। बाकी जगह आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज पूरी ऑडिट को नहीं रटा जा सकता। लेकिन जहां पे आपकी रिपोर्टिंग की बात आ रही है, आईसीआई वांट्स यू कि आप जो एक्चुअल में उन्होंने रिपोर्टिंग के अपने स्टैंडर्ड बना के दिए हैं कि आपकी पैराग्राफ में ऐसे लिखा होना चाहिए, आपका जो होता है क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि पहले भाई आपका ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, फिर आपका बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, लास्ट में आपके सिग्नेचर्स आएंगे। तो जो उनका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी हमें फॉलो करना होता है, प्लस जो उन्होंने उसमें लैंग्वेज अपनी लिख करके दी है हमें कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज के आसपास ही अपनी रिपोर्टिंग को करना होता है। प्लीज मेरी बात को गलत मत लेना, मैं पूरे ऑडिट के लिए नहीं कह रही कि हमें लैंग्वेज रखनी होती है, वहां पे सिर्फ कीवर्ड से चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे रिपोर्टिंग आ रहा है, जहाँ पे किसी रिपोर्ट का पर्टिकुलर पैरा की बात हो रही है, तो वो हमें टू द मोस्ट एक्सटेंट आईसीआई की लैंग्वेज के साथ उसे थोड़ा मैच करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आईसीआई ने उसे कंसिडर करके उसे टोटल में यहाँ पे 1 मार्क्स अलॉट किए हैं। फिर नीचे मैटर्स में ही वाज नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली, मैं बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द बेसिस फॉर conclusion paragraph, the practitioner shall conclude डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडिफिकेशन, ये पॉइंट नहीं है। क्वांटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द मॉडिफिकेशन, ये है लेकिन वो प्रॉपर्ली उसे लिख नहीं पाया, उसमें कीवर्ड्स यूज नहीं हुए। इफ ही इज नॉट एबल टू क्वांटिफाई रीजंस फॉर द सेम नीड टू बी स्टेटेड, मतलब जो आईसीआई 3 पॉइंट्स आपसे एक्सपेक्ट करता था वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिख पाया, दैट्स व्हाई उसे यहाँ पे 0 मार्क्स मिले हैं। ओके, तो इन टोटल 4C क्वेश्चन में स्टूडेंट को मिले 1/4 मार्क्स। आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4A। इंस्टेंट फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है। बीएल क्या है? बेस लेयर। Primarily engaged in providing loans to small businesses and individuals. As per its audited financials for the year ending March 31, 2025, the following information was observed. Instant Finance Limited has an aggregated risk-weighted asset base of 1,000 crores. इसको ध्यान रखना, नोट करके रखना। एग्रीगेट रिस्क वेटेड असेट, उसके असेट कितने, रिस्क वेटेड असेट कितने, 1,000 करोड़ के। The company has reported Tier 1 capital of 130 crores, which includes 15 crore raised through perpetual debt instruments. उसकी Tier 1 capital कितनी है? 130 crores की है। उसमें से उसने perpetual debt instrument से कितनी करी है? 15 crores की करी है। दोनों फिगर्स को भी याद रखना। Instant Finance Limited has investments in shares and bonds of other NBFCs. Other NBFCs, इसे भी मार्क करके रखो, totaling to 10 crores, which amounts to 12% of its own fund. The company's primary business involves lending against gold jewelry, with such loans comprising 60% of its financial assets. इसका primary business क्या है? Lending against gold jewelry, और ऐसे loans उसके पास कितने हैं? 60% of its financial assets, मतलब उसका majority component lending against gold jewelry का है। As a statutory auditor, you are entrusted with assessing compliance with the prudential norms prescribed under the Master Direction, Reserve Bank of India, NBFC Scale-Based Regulation Direction 2023 regarding capital adequacy. अब क्या बोला है उसने? Evaluate whether Instant Finance Limited complies with minimum Tier 1 capital requirements as per the RBI prudential norms. तो देखो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप कि मिनिमम जो टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए ऑफ योर रिस्क वेटेड असेट्स, क्या आपकी उतनी है या नहीं है, वो कैलकुलेट करके बताओ एंड देन फाइंड आउट कि क्या इंस्टेंट फाइनेंस लिमिटेड उसके साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो आपको याद हो तो एनबीएफसी चैप्टर में ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमें अपना 15% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट का टीयर 1 कैपिटल मेंटेन करके रखना होता है इन जनरल। बट अगर आपकी एनबीएफसी ऐसी है जो कि
लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में है एंड उसके जो टोटल लोन्स हैं ऐसे वो मोर देन मतलब 50% या उससे ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपको अपनी सिर्फ 12% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट उतनी टियर 1 कैपिटल अपने पास मेंटेन करके रखनी होगी। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि इसको आप एकदम अच्छे से मार्क करके रखना, लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड उसका 60% है यानी 50% से ज्यादा है, यानी कि उसे अपने पास 12% की टियर 1 कैपिटल रखने की जरूरत है। 12%, तो वो कितना होगा, आपके रिस्क वेटेड एसेट कितने, 1000 करोड़ के, 1000 करोड़ का 12% 120 करोड़। अब आपके पास एक्चुअल में टियर 1 कैपिटल कितनी है वो एक बार अपन ऊपर देखते हैं, वापस से मैंने मार्क कराया है आपको। आपकी टियर 1 कैपिटल कितनी है, 130 करोड़, लेकिन इसमें एक पॉइंट और इंक्लूडेड है, 15 करोड़ रेस थ्रू परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड मैं आपको ये बात याद दिला देती हूँ कि अगर एनबीएफसी जो बेस लेयर में है उसमें आपकी टियर 1 कैपिटल की कैलकुलेशन में आपको परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रखने होते, उसमें से एक्सक्लूड करने होते हैं। तो ऐसे केस में आपकी एक्चुअल में टियर 1 कैपिटल जो होनी चाहिए थी वो तो निकल के आपकी 120 करोड़ है ना, आपकी एक्चुअल में कितनी है, 130 माइनस 15, 115 करोड़, यानी कि आपकी होनी चाहिए थी 120, आपके पास है कितनी, 115, यानी आपने यहाँ पे नॉन कंप्लायंस किया है ऑफ द टियर 1 कैपिटल मेंटेनेंस। ओके, नॉट कंप्लाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ perpetual debt instruments in the calculation of tier 1 capital for NBFCs primarily engaged in lending against gold jewelry। ये क्वेश्चन तो हमारा ऊपर ही कंप्लीट हो गया बिकॉज हमने देखा कि हमें टियर 1 कैपिटल में से अपना प्रूडेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को हटाना होगा बिकॉज हमारी कौन सी वाली एनबीएफसी है, बेस लेयर वाली एनबीएफसी है। NBFC base layer not included in calculation of tier 1 capital। Last question, analyze the adjustment required in tier 1 capital for Instant Finance Limited due to its investment in other NBFCs। तो अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि इस पर्टिकुलर एनबीएफसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स में एंड बॉन्ड्स ऑफ अदर एनबीएफसीज में, जो कि कितना है 10 करोड़ का, जो कि परसेंटेज फॉर्म में कितना है 12% ऑफ इट्स ओन फंड। एंड ये बात हमारे इसमें रेगुलेशंस में लिखी हुई है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बॉन्ड्स ऑफ अदर एनबीएफसीज अगर आपके ओन फंड के 10% से ज्यादा है तो जितना भी एक्सेस में है उसको आपको अपनी टियर 1 कैपिटल में से एडजस्ट करना होगा, उसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि आपको 12% है तो यानी 2% आपका ज्यादा है, लेकिन इसमें हमें अमाउंट भी बताना था कि वो कितना अमाउंट है जो कि आपको एडजस्ट करना होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा है एनालाइज है, तो एक बार तो आपने पहले एनालाइज कर दिया कि ओके 2% है जो कि मुझे माइनस करना है एज पर दी रेगुलेशन, बट एज पर दी नॉर्म्स एंड बट इसके आगे हमें अमाउंट भी बताना होगा बिकॉज आप अगर सजेस्टेड भी जाके देखोगे तो उसमें अमाउंट मेंशन है। एंड एनालाइज लिख के आईसीआई जस्ट वांट मतलब एनालाइज में आईसीआई ने बोल दिया मुझे तो पूरा तुम कंक्लूजन बताओ, मुझे विद अमाउंट एकदम कंक्लूड करके बताओ कि एडजस्ट होगा कितना होगा ताकि वो आंसर एक फुल बन सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने वो 12% ऑफ दी ओन फंड है, अपने पास अमाउंट भी गिवन है 10 करोड़। तो इसमें आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि यार हमारा इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का जो कि इक्विवेलेंट है हमारे 12% के। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले मैं निकालूंगी अपना ओन फंड। ओन फंड कैसे निकालूंगी, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 12%, तो वो मेरा आया 83.33 करोड़। अब मैंने ये जो ओन फंड आया इसका 10% निकाला वो है 8.33 करोड़। उसके बाद मुझे निकालना था 2%, 2% मेरा कितना आया 1.67 करोड़, यानी कि मुझे इतना अमाउंट एडजस्ट करना होगा फ्रॉम माय टियर 1 कैपिटल। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 3। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट ने क्या लिखा है। देखो आई से तो आपसे ये एक्सपेक्ट करता था इन ऑल 3 सब पार्ट्स। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है, NBFC whose primary business is lending against gold jewelry, that is such loans are greater than 50% of its financial asset should have a tier 1 capital of at least 12%। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है उसने। इन द गिवन केस सिंस द कंपनी इज NBFC BL बेस लेयर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टियर 1 कैपिटल। ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। देखो उसने कहीं पे भी अंडरलाइनिंग नहीं कर रखी कोई भी कीवर्ड्स की, लेकिन उसने जो कंटेंट लिखा है वो एकदम टू द पॉइंट लिखा है विद
containing each and every keyword. बिल्कुल करेक्ट लिखा है उसने. Hence the tier 1 capital should have been reported as 115 crores, 130 minus 15. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है. फिर आगे उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दिया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है टीयर 1 कैपिटल की 120 करोड़. एक्चुअल में कितनी है 115 करोड़. हेंस इंस्टेंट फाइनेंस लिमिटेड डज नॉट कंप्लाई विद द टीयर 1 रिक्वायरमेंट्स. बिल्कुल करेक्ट है. तो इस पे आईसीआई ने उसे मार्क्स दे दिए 2 मार्क्स. ये उसका स्टेप 1 था. नीचे second part, in case of NBFCs engaged in lending against gold jewelry, perpetual debt instruments shall form a part of tier 1 capital only to the extent of 15% of the tier 1 capital as reported on 31st March of the previous year. The remainder shall be classified under the tier 2 capital. However, for NBFC BL, perpetual debt instruments do not form part of tier 1 and tier 2 capital. देखो अब यहाँ पे उसने थोड़ी सी गलती कर दी है कि उसने यहाँ पे लिख दिया 15%, जबकि ऊपर वो लिख रहा है लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो उसे यहाँ पे भी 12% लिखना चाहिए था. ये देख के आईसीआई को थोड़ा सा लगा ऊपर तो इस स्टूडेंट ने एकदम सही लिखा है, लेकिन नीचे आके इसको क्या हो गया. फिर नीचे से ये तो सही लिख दिया कि वो इंक्लूड नहीं होगा इन द केस ऑफ एनबीएफसी बीएल, लेकिन ऊपर जो उसने लिखा वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा. तो दैट्स व्हाई आईसीआई ने उसको यहाँ पे 1 मार्क्स से अलॉट किया बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ. ठीक है. Then last part, investments in other NBFCs is allowed only to the extent of 10% of the own funds. Hence, the excess 2% of the own fund shall be ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है. उसके बाद excess 2% shall be deducted from the own funds, that is 1.67 करोड़. ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है. और उसका 1 मार्क्स पूरा अलॉट किया है. तो टोटल में उसे मिले हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 5. तो पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में उसको इन टोटल कितने मार्क्स अलॉट हुए 7 मार्क्स आउट ऑफ 14. ठीक है, आगे चलते हैं. तो सबसे पहले आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6B. During the statutory audit of Elite Bank Limited, a leading private sector bank, मतलब देखो एनबीएफसी से क्वेश्चन पूछ लिया, बैंक का क्वेश्चन आ गया. मतलब आईसीआई ने हर चैप्टर को अच्छी इंपॉर्टेंस दी. जैसे हम नवंबर 24 में देखोगे तो उन्होंने जो अदर स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, रिव्यू एंगेजमेंट हो गया, अश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, रिलेटेड सर्विस हो गया, उसको अच्छी इंपॉर्टेंस दी थी. इस बार उन्होंने एनबीएफसी हो गया, बैंक हो गया, इससे मतलब जनरली बच्चे के एनबीएफसी बैंकिंग इन सबको छोड़ के चले जाते थे कि यार कुछ क्वेश्चन ही 5 मार्क्स का आता है, छोड़ो रहने देते हैं, हम कुछ और उससे कवर अप कर लेंगे या फिर उसको ऑल्टरनेटिव में छोड़ देंगे. लेकिन इस बार आईसीआई ने इसे बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस देके पूछा है ताकि बच्चों को अगली बार ध्यान रहे कि भाई हमें कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑफ आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है. इवन द कॉर्नर ऑफ द बुक्स ऑफ द आईसीआई स्टडी मटेरियल आईसीआई पूछ सकता है. ठीक है. During the statutory audit of Elite Bank Limited, a leading private sector bank, for the financial year 24-25, the following issue emerged to statutory central auditors. Elite Bank Limited acquired a commercial property in satisfaction of a loan defaulted by a borrower. मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया था, जिसको लोन दिया था उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके अपने नाम पर उसको करवा दिया. इन दी फाइनेंशियल ईयर 16-17. कितना पुराना है, अभी चल रहा है 24-25, यानी पुरानी कब की बात है 16-17, तब का डिफॉल्ट है, तब तो उन्होंने वो अक्वायर की है. द प्रॉपर्टी वाज रिकॉर्डेड एट नेट बुक वैल्यू ऑफ द लोन. द बैंक प्लान्स टू सेल दिस प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर. नेक्स्ट फिस्कल ईयर में यानी 25-26 में वो उसको बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं. A legal dispute has emerged over the ownership of the property with a third party claiming partial rights. अब उसके ऊपर डिस्प्यूट आ गया कि एक थर्ड पार्टी आ गई कि भाई आधी जमीन तो मेरी है, आधी प्रॉपर्टी मेरी है, आप उसे कैसे बेच सकते हो, आधा पैसा मुझे मिलेगा इसका. इस तरह का डिस्प्यूट आ गया. The matter is pending in the court. The management has not disclosed this dispute in the financial statements, but contends that a favorable court ruling is expected. मतलब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उनको लगता है कि हाँ भी फेवर में आएगा कोर्ट का रूलिंग. The auditor's review reveals that the property's fair market value is significantly lower. मतलब उन्होंने जिस नेट बुक वैल्यू ऑफ द लोन के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा था, जब उसकी मार्केट वैल्यू देखी तो वो काफी कम आई when checked by the auditor. Based on the above facts, you are required to identify specific audit procedure the auditor should undertake to ensure compliance of the Banking Regulation Act 1949.
देखो अब इस केस में हमें ऑडिटर के प्रोसीजर्स की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या असेट्स की रिलेशन में बात करनी पड़ेगी कि भाई उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अगर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम्स अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो उस केस में उसे क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन कंप्लायंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही एक सेक्शन नंबर 9 है जो कि बोलता है कि अगर बैंक ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है जो कि उन्होंने खुद के यूज के लिए नहीं करी है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम अक्वायर करी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो 7 साल से ज्यादा के लिए अपने पास रख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना इस केस में कैलकुलेट करें तो उनके पास वो प्रॉपर्टी आई थी 16-17 में एंड वो उसे कब बेचेंगे 25-26 में। तो आप देखोगे तो उनको 9 साल हो चुके उस प्रॉपर्टी को रखे हुए, यानी यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो ये ऑडिटर को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी निकालो बिकॉज यू आर doing a non-compliance with the Banking Regulation Act 1949. ठीक है। Next question: under which head Allied Bank Limited should record the above mentioned property? Other assets, non-banking assets acquired in satisfaction of the claims. इसके अंदर उसे classify करना है। Suggest also other procedures that an auditor should focus upon. और क्या procedures auditor को करने चाहिए वो भी नीचे लिखे हुए हैं अपने। Ensure such immovable property are being held with intention of being disposed of, मतलब आपने उसको रखा हुआ बेचने के लिए है, अपने यूज के लिए नहीं रखा हुआ है। Verify such assets with relevant documentary evidences. Check that ownership of property is legally vested with the bank. Ensure that assets should be recorded at lower of net book value of the advance or net realizable value of the assets acquired on the date of acquisition. यानी ऐसे नहीं कि जितना आपका लोन का अमाउंट बचा हुआ उसके बेसिस पे आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया। नो, आपको अपने असेट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वो भी चेक करनी पड़ेगी ताकि आपकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इन्फ्लेटेड बुक्स नहीं दिखे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स भी ऑडिटर को चेक करने होते हैं। तो अब तो देखो ये वो आंसर हुआ जो कि आईसीएआर से रिजर्व आपसे मांगता था, उसे चाहिए था आपसे। अब आपने क्या आंसर लिखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब देखो उसे यहाँ पे भी नंबर याद नहीं था, उससे पहले सेक्शन नंबर 7 लिख दिया था लेकिन उसने उसे टक कर दिया, यानी एग्जामिनर ने उसको नहीं देखा, नहीं इवैल्यूएट किया, यानी वो यहाँ पे बच गया क्योंकि उसे पता था अगर मैंने यहाँ पे गलत सेक्शन नंबर लिख दिया तो मैं जो नीचे कंटेंट लिखूंगा मुझे उसकी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसने उसे सेक्शन नंबर कट कर दिया एंड देन नॉर्मली अपना आंसर लिखा है। क्या है अब? Banking Regulation Act 1949, assets acquired under satisfaction of claims should be disposed of within 7 years from the date of acquisition, unless the intention is to hold the property. Second, the bank should record the property under the head assets acquired under satisfaction of claims. देखो ये तो सब हेड है, लेकिन मेन हेड आपका अदर असेट्स है, तो आपको इसी तरह लिखना होगा कि मेन हेड अदर असेट्स है, उसके अंदर आपको किसमें लिखना है? असेट्स acquired in satisfaction of the claims. तो इसके मार्क्स नहीं मिले, 0 मार्क्स मिले हैं क्योंकि उसे अदर असेट्स नहीं लिखा क्योंकि वो मेन हेड था, राइट। फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स पे आ गए। ऑडिटर शुड चेक कंप्लायंस विद एज अ with AS regarding provision to be made if the asset is under dispute, मतलब उस provision की बात कर ली। Next, the asset acquired should be in the name of the bank along with the documentary evidence of the same। इसमें से 2 पॉइंट्स कवर कर लिए कि भाई जो राइट है प्रॉपर्टी का वो बैंक के साथ प्रॉपर्ली वेस्ट होना चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हम उसे चेक भी करेंगे। 2 पॉइंट्स इसमें यहाँ कवर कर दिए, तो ऐसे मैंने उसे मार्क्स दिए हैं। देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, asset acquired should be in name of bank, ये सब ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि उसने यूज करे हैं, दैट्स व्हाई आई सेड गिव दैट स्टूडेंट मार्क्स। देन द asset should be recognized at lower of fair value and net book value। देखो ये भी सही लिखा है, देखो उसने एनआर भी यूज नहीं किया है लेकिन कहीं ना कहीं देखो ऐसे भी आपके मार्क्स को कंसीडर करता है। ऐसे नहीं है कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही लिखोगे या फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ द लोन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन लिखोगे तभी जाके मार्क्स देंगे। आपने अगर रिलेवेंट लिखा है, वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करे बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं हुआ है तो भी आईएसआई कंसीडर करता है एंड वो आपको मार्क्स अलॉट करता है। तो इस केस में आपको कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को? 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6A। Key Ventures Limited is availing the services of Chipmetric Limited for processing Excel of accounting data including payroll operations. Payroll cost account for
75% of the total cost of Key Venture Limited, CA Tej, the auditor of Key Venture Limited, wants to obtain an understanding of the nature and significant services provided by Chipmetric Limited and their effect on the user entity's internal control to identify and assess the risk of material misstatement. देखो क्या है, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो दो एसेज हमने पढ़े थे, एक तो है एसे 402 एंड दूसरा एसएई 3402, जो की बात करते हैं कि अगर आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले रहे हो फॉर योर पर्टिकुलर टास्क, मतलब आपने उसको आउटसोर्स कर दिया है, तो ऐसे केस में जो हमारा ऑडिटर होता है, यूजर ऑडिटर, उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी कंट्रोल्स को चेक करना होता है। तो देखो इस केस में वो क्या बोल रहा है कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो काम आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है क्या वो मटेरियल है क्या। तो इस केस में आप देखोगे तो वो पेरोल ऑपरेशन का काम करते हैं एंड की वेंचर्स की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से पेरोल कॉस्ट 75% होती है, यानी अगर पेरोल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आपके वो पीएनएल को बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। तो ऐसे केस में ये मटेरियल भी हो गया एंड परवेजिव भी हो गया, बिकॉज आपका जो पीएनएल है वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड अगर 75% ऑफ द कॉस्ट इम्पैक्ट हो रही है तो यानी वो एक परवेजिव इम्पैक्ट है, यानी मटेरियल तो बहुत ज्यादा है। अब आगे देखते हैं। इन दिस रिगार्ड ही वांट्स टू यूज टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अपन ने ये देखा है कि टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, सर्विस ऑडिटर से ले सकते हैं। टाइप 1 रिपोर्ट में तो क्या होता है कि वो स्पेसिफाइड डेट की होती है एंड उसमें हम कंट्रोल टेस्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में वो एक स्पेसिफाइड पीरियड की होती है, उसमें कंट्रोल टेस्टिंग होती है, हम उसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स को चेक करते हैं। What shall be the considerations? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। What shall be the considerations of CA Tej in determining the sufficiency and appropriateness of the audit evidences? Next, suggest the procedures if he plans to use type 1 or type 2 report as audit evidence to support the understanding about the design and implementation of controls at Chipmetric Limited. तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे हम पहले आईसीआई हमसे क्या आंसर चाहता था वो देख लेते हैं। सबसे पहले सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंसेस, वो कैसे हो सकता है, हमें ये देखना होगा कि जो हमारा सर्विस ऑडिटर है उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस वो हमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ऐड कर देते हैं कि अगर वो भी मेंबर ऑफ द आईसीआई यानी हमारी तरह ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उस केस में हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी तो एकदम बढ़िया ही होगी। Adequacy of standards under which type 1 और type 2 report was issued. Adequacy of standards जिसके अंदर type 1 type 2 report बनी है वो कौन से हैं? SAE 3402, करेक्ट। तो ये तो दो पॉइंट्स हैं हमारे सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस के। अब आगे क्या है फिर? सपोर्ट यूजर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके क्या पॉइंट्स हैं अपने? Evaluate whether description and design of controls at service organization is at a date or for period, यानी type 1 report या type 2 report. Evaluate sufficiency and appropriateness of evidences provided by report for understanding of user entities internal control. Third, determine whether complementary user entity controls identified by service organization are relevant to user entity and if so, whether user entity has designed and implemented such controls. देखो ये complementary user controls का मैं थोड़ा सा आपको explain कर देती हूँ। हमने अगर तो सपोज पेरोल का ही हमने दूसरी कंपनी को दे रखा है काम करने के लिए, तो हम दूसरी कंपनी जो काम कर रही है हमारा पेरोल का उसके कंट्रोल्स को तो चेक करेंगे, लेकिन हम उस पर ऐसे पूरा रिलायंस करके छोड़ नहीं सकते ना ऐसा कंपनी की भाई तू कर ले 75% कॉस्ट हमारी है तू उसको संभाल ले, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो वो जो काम कर रहा है उसको एक बार ओवरव्यू रखने के लिए, उसको चेक करने के लिए ऑन द पीरियोडिकल बेसिस हमारी कंपनी में भी कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए, या फिर हम जो उसको डेटा प्रोवाइड कराएंगे उसी की बेसिस पे तो वो हमारे पेरोल ऑपरेशंस करेगा, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने कितने चले गए, कितने आए, कितनों का हमारा हाइक हुआ है, अप्रेजल हुआ है, वो सब डेटा कौन देगा? वो तो हम देंगे। तो वो प्रोसेसिंग सही करे उसके लिए हमारे यहाँ पे जो डेटा मेंटेनेंस हो रहा है या फिर जो वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, उसको एक बार चेक करना, उसको इवेल्युएट करना, ये सबके हमारी एंटिटी में भी कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। तो हमें ये देखना होगा कि क्या कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट हो, एंड अगर वो रेलेवेंट है तो क्या हमने उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, वो ऑडिटर को चेक करना होगा। ठीक है, तो ये तो वो आंसर था जो आईसीआई हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है? एज पर एसए 3400, देखो अब यहाँ पे उसने ऐसे नंबर गलत लिख दिया है,
एक नेगेटिव पॉइंट ये बनता है कि यार बच्चे को ऐसे की नॉलेज नहीं है। दूसरा ऐसे उसने एकदम बराबर लिखा है ऐसे 402, लेकिन पहला अलग अलग कर दिया। When the user auditor plans to use type 1 or type 2 report, he should evaluate the sufficiency and appropriateness of the same. Following are the considerations CA should consider. Level of competence of the service auditor to check that the report will be adequate unless he is member of the institute. ये बिल्कुल correct है. Determining whether the user entity has compensating controls at place when while designing the system. ये कहीं भी आईसीआई ने अपने आंसर्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टिल उसने लिखा है, मतलब कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स के बारे में ठीक है, कुछ उसमें आईसीआई ने मतलब टिक लगा दिया एग्जामिनर ने। एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनर भी होता है कि वो क्या कंसिडर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। compensating controls are entity level controls that the service organization assumes that user entity has in place. Determine whether the system presents fairly as designed and implemented at a specified date or throughout the period. Determine whether the controls are suitably designed and the operating effectiveness in case of type 2 report. तो देखो आप यहाँ पे देखोगे तो स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसको बिल्कुल इन पैरेलल विद द सजेस्टेड आंसर ऑफ द आईसीआई लिखा है, लेकिन बाकी के पॉइंट्स उसके करेक्ट थे, या फिर कह सकते हो कि एग्जामिनर ने कंसिडर कर लिया। देखो मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकती, एग्जामिनर का भी एक डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किस चीज के पॉइंट मार्क्स देगा, किस चीज के मार्क्स नहीं देगा। तो इस केस में उसने 2 मार्क्स दिए हैं फॉर राइटिंग द पॉइंट्स, उसने 4 पॉइंट्स देखे। माइट भी हो सकता है ना एग्जामिनर सोचा भाई 4 पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़ा रेलेवेंट कम है, लेकिन स्टिल 2 मार्क्स तो मैं अलॉट कर ही देता हूँ, तो उस बेसिस पे एग्जामिनर ने दे दिए। He shall perform, मतलब सेकेंड उसका आ गया सपोर्ट दी अंडरस्टैंडिंग का। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। obtain a type 1 or type 2 report if available. obtaining the service or not able to understand क्या स्टूडेंट ने लिखा है। The service organization Chipmetric Limited through the user entity to obtain relevant understanding. अच्छा, contacting the service organization Chipmetric Limited through the user entity to obtain relevant understanding. Visiting the service organization and providing relevant procedures. Arranging another organization to perform procedures over the service organization. तो देखो I cannot say anything over this answer because जो पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट ने वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं व्हाट आईसीआई एक्सपेक्ट्स, व्हाट आईसीआई गिव्स इज इन हिज सजेस्टेड आंसर। बिकॉज आप देखोगे तो उसने बोला था कि आप क्या प्रोसीजर्स लगाओगे टू सपोर्ट द अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये तो हो गया कि आपको कैसे वो आप टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट को लोगे, तो ये तो बिल्कुल ही अलग केस हो गया, बिल्कुल ही अलग सिनेरियो चला गया। तो ठीक है, स्टिल एग्जामिनर ने मार्क्स दिए हैं, उनका डिस्कशन होगा। यू कैन टेक दिस एज ऑल्सो कि हाँ भाई एग्जामिनर ने कंसिडर किया है, ग्रेस मार्किंग दे दी है, तो इस केस में भी स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1B। Alpha Manufacturing Limited (AML) is engaged in the production of specialty machinery for the automotive industry. The company operates in a competitive market and is under pressure to meet aggressive revenue and profitability targets to secure additional funding from the investors. तो देखो यहाँ पे साफ ही बोल दिया कि वो under pressure है to meet the aggressive revenue and profitability targets to secure additional funding from the investors. The audit firm Beta LLP has been engaged to conduct AML statutory audit for the financial year 24-25. Beta LLP performed risk assessment procedures and related activities towards obtaining information and identifying risk of material misstatement due to fraud, and also evaluated whether there is an indication that one or more fraud risk factors are present. Analytical procedures reveal unexpected relationships potentially indicating fraudulent activities such as sales inflation by management to meet earning targets. Management is inflating sales by entering into sales agreement that include terms that preclude revenue recognition or by invoicing sales before डिलीवरी। मतलब वो किसी ना किसी तरह से सेल्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं ताकि उनका बढ़ावा रेवेन्यू दिखे, उनका ज्यादा प्रॉफिट दिखे, ताकि वो एडिशनल फंडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स सिक्योर कर सके, यानी वो प्रेशर में है टू कमिट द फ्रॉड। ये अपन ने किसमें पढ़ा है, एस 240।
guide Beta and LP to decide the course of action in determining overall responses to address the assessed risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level and at the assertion level. तो देखो ये बात कर रहा है हमारे रिस्पॉन्सेस की टू द रिस्क आइडेंटिफाइड, तो वो हमने किस में पढ़ा है, एसे नंबर 330 रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क। तो हमारे दो टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड एक पर्टिकुलर असर्शन पे। असर्शन हमारे क्या होते हैं, कट ऑफ होता है, कंप्लीशन होता है, वैल्यूएशन होता है, राइट्स होता है, ये सब हमारे असर्शंस है। एंड पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल तो हो ही गया, हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, बैलेंस शीट, पी&एल, नोट्स, कैश फ्लोज, ठीक है। तो दो तरह के हमारे रिस्पॉन्सेज है एंड हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन आंसर देख लेते हैं कि आईसीआई क्या हमसे एक्सपेक्ट करता था। तो सबसे पहले आ गया हमारा रिस्पॉन्स एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। Assign and supervise personnel taking account of his knowledge, skill, and ability. Evaluate whether selection and application of accounting policies by entity may be indicative of fraudulent financial reporting resulting from management's efforts to manage earnings. Incorporate an element of unpredictability in selection of nature, timing, and extent of audit procedures. The next assertion level पे design and perform FAP whose nature, timing, extent are responsive to the assessed risk of material misstatement. Generally हमें assess मतलब assertion level पे यही आंसर लिखना होता है, बस इसमें अब सेल्स इन्फ्लेशन का अलग से स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया, डिजाइन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मतलब हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई हमारे पास आपका बैलेंस आ रहा है यानी, या फिर हमारा आपके साथ टोटल ट्रांजेक्शन इस बार 2 करोड़ के हुए हैं, क्या आप उससे अग्री करते हैं? नहीं, वो बोलेंगे कि यार हमारे साथ तो आपका ट्रांजेक्शन सिर्फ 1 करोड़ का हुआ है एंड अभी तो बैलेंस मेरा 0 है। अगर इस तरह के पॉइंट्स सामने निकल के आते हैं तो हमें पता चलेगा कि यार हमारे यहाँ तो 2 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है इस पर्टिकुलर कस्टमर से एंड वो तो हमें सिर्फ 1 करोड़ का बोल रहा है, ये 50% ज्यादा कैसे आ रहा है। तो ऐसे केस में और ज्यादा वो चीजें निकल के आएंगी। तो देखो ये तो आंसर जो आईसीआई हमसे एक्सपेक्ट करता था। अब बच्चे ने यहाँ लिखा है वो भी देख लेते हैं। The auditor shall perform the following to respond to the assessed risk of fraud at financial statement level. Incorporate an element of unpredictability, assigning and supervising qualified personnel after reviewing their knowledge and skill, determining whether the accounting estimates are reasonable. मतलब ये इसने almost सही लिखा है, उस पर से मार्क्स दे दिए 2 मार्क्स। तो नेक्स्ट assertion level पे क्या लिखा है उसने, determine the nature, timing and extent of further audit procedures. He should send confirmation to not only confirm amounts but also delivery terms, return terms, etc. He shall communicate with senior qualified marketing and sales personnel in the entity. तो देखो इसमें पॉइंट्स एकदम सही सही लिखे हैं, एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं आए थे इसमें, दैट्स व्हाई एग्जामिनर हैज गिवन हिम 3 मार्क्स आउट ऑफ। चलते हैं, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। काफी बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं इसे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, PQR Motors Limited, a listed entity engaged in the manufacture and sale of automobiles and related parts, has prepared its annual financial statements for the financial year 24-25. The company's management is also responsible for preparing other information. Other information से कौन सा ऐसे आ गया हमारा, ऐसे 720, which includes annual report, director's report and management discussion and analysis (MD&A) prepared by the management, CSR report highlighting the company's institutional initiatives and outcomes. Chairman's message, a message from the chairman discussing the company's financial performance and strategic outlook. Future projection, a forward-looking statement in the annual report about anticipated growth in revenue and expansion plans. The statutory auditor measures SPN company chartered accountants have completed its audit of the financial statements and prepared the auditor's report. During the course of the audit, the following circumstances arise. The director's report and MD&A, यानी कि किसकी बात हो रही है, एनुअल रिपोर्ट यानी यहाँ की बात हो रही है, are finalized and provided to the auditor before the date of the auditor's report, यानी वो ऑडिटर रिपोर्ट से पहले ऑडिटर को दे दी है दोनों इन्फॉर्मेशन।
The chairman's message and future projections are not finalized but are expected to be included in the annual report, which will be released after the auditor's report is issued. यानी कि chairman's message and future projections अभी तक finalize हुए नहीं है, लेकिन वो annual report में जरूर डाले जाएंगे after the finalization of the auditor's report. यानी वो audit report के बाद ही finalize किए जाएंगे दोनों points. तो एक तो before हो गया and एक after है, ठीक है, ध्यान रखना है इसे. Issues identified in the MD&A measures, SCN company noted a misstatement regarding the company's claim of achieving a 20% reduction in production cost. Audit evidence suggests the reduction was only 10%. मतलब कि उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में तो ये क्लेम कर लिया कि हमने 20% रिडक्शन किया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 10% ही है. The chairman's message, which is yet to be reviewed, contains optimistic revenue projection that appear inconsistent with the historical growth trend. अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारी चेयरमैन मैसेज है उसमें ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू ट्रेंड है, लेकिन जो पुराना अभी तक हुआ है उसके अकॉर्डिंग वैसे कोई भी ट्रेंड सेटअप नहीं है. यानी कि उन्होंने जो अपने मैसेज में लिखा है वो गलत है. अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, अभी तक ऑडिटर के पास नहीं आए, लेकिन अभी ये तक यही पता चला है कि जो उन्होंने अपने रेवेन्यू के बारे में बोला है वो उनका पास्ट ट्रेंड उसे सपोर्ट नहीं करता है. Answer the following with reference to the relevant standard on auditing. What should STN company include in the other information section of the auditor's report for PQR Motors Limited? देखो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा, एक एक पॉइंट को समझा, लेकिन लास्ट में उसने क्वेश्चन पूछा क्या है एक्चुअल में कि हमें क्या क्या मैटर्स को इंक्लूड करना होता है, क्या क्या हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं इन दी अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. यानी हमारे जो लास्ट में रिपोर्टिंग बनती है उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए. तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, हमें पहले से ही पता होता है कि हमें मतलब सेट पैटर्न दे रखा है. ये आप हर चैप्टर में देखोगे तो लास्ट में लिखा होता है कि रिपोर्टिंग के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है. पहले आप तो टाइटल लिखते हो, फिर आप किसको मतलब किसके लिए ये रिपोर्ट है उनके नाम लिखते हो, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हो, फिर ऑडिटर या प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर ये लिखते हो कि हमने एज पर ऐसे कंडक्ट किया है. तो वो सब तो हमारे सेट लाइन्स है जो हमें लिखने होते हैं. तो उसमें ये पूरा हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा, इसकी नीड नहीं थी. आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते तो भी आप आंसर लिख पाते, राइट. तो जनरली हम बोलते हैं कि एमसीक्यूज में हमें सबसे पहले अपने एमसीक्यूज देखने चाहिए, फिर केस स्टडी पे जाना चाहिए, लेकिन एक बार आपको थ्योरेटिकल आंसर में भी नीचे क्वेश्चन देख लेना चाहिए कि भाई ए सब पार्ट बी सब पार्ट पूछा क्या है, उसके बाद केस स्टडी को पढ़ो, यानी पूरे क्वेश्चन को पढ़ो अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए वो मैंने लिखे हुए हैं. Statement that management is responsible for other information included in the annual report. Identification of other information. State that auditor's opinion does not cover other information and auditor does not express any form of assurance conclusion on it. Description of auditor's responsibility relating to reading, considering and reporting on other information. Statement on results of auditor's review. If no misstatement is identified, a statement to that effect. If material misstatement identified, description of uncorrected misstatement. ठीक है. अब लास्ट का क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट द आइडेंटिफाइड मिस्टेटमेंट इन द एमडीएनए रिपोर्ट. यानी यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो बोल रहे कि हम तो 20% का 10% नहीं दिखाएंगे. तो ऐसे केस में even after the same was brought to their attention, what should SDN company report under the other information section. यानी वो पूछा कि आपको अपने उस पैराग्राफ में ही क्या लिखना है, यानी आप क्या एक्शंस लोगे वो नहीं पूछा, आपके उस रिपोर्टिंग पैराग्राफ में क्या लैंग्वेज जाएगी वो आप हमें बताओ. तो वो मैंने यहाँ पे एज इट इज दे रखी है. We have identified a material misstatement in the MD&A regarding the company's claim of a 20% reduction in the production cost. However, based on our audit evidence, the reduction was only of 10%. ठीक है. तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. लगेगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, बट इतना कुछ पूछा ही नहीं था. इवन यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस यूज कर लिया था. चेयरमैन मैसेज किसी की कोई भी बातचीत नहीं की गई है. आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखते ना तो भी आप आराम से पूरा आंसर अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट. देखते हैं बच्चे ने यहाँ लिखा है, द ऑडिटर शुड indicate the following with regard to other information. Responsibility of other information belongs to the management. Auditor does not provide an opinion to the other information. Identify the other information the auditor in case of listed entities expects to obtain. In case of other than listed entities, the auditor has obtained. Auditor's responsibility is to only read and consider the information stated in the other information. If the auditor finds a misstatement in other information, state either that
Auditor has nothing to report. A statement of the description of the uncorrected misstatement. उसने points लिखे हैं, कहीं पे keywords use हुए हैं, कहीं पे थोड़ा सा deviation हुआ है, तो उस basis पे examiner ने उसे 3 marks allot किए हैं. फिर आया paragraph की बात. If the management does not rectify the identified misstatement even after the same was communicated, the auditor shall describe the identified misstatement in the other information section. ये तो उससे यही बोल दिया कि उसे other information section में लिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज क्या जाएगी, क्या रिपोर्ट करोगे तुम एक्चुअल में रिपोर्ट में, वो हमें बताओ. तो ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो इसके 0 मार्क्स मिले. इन टोटल बच्चे को मिले हैं इसमें 3 मार्क्स आउट ऑफ 5. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1C. Smart Technology Limited plans to issue a prospectus to raise capital through a public offering. Smart Technology Limited acquired Cloud Computing Limited, a leader in cloud advisory services, to strengthen its capabilities in providing cloud solutions, and this acquisition aligned for a digital transformation strategy. The prospectus includes pro forma financial information (PFFI) to demonstrate the financial effects of a significant acquisition completed recently. As the engagement practitioner, you are entrusted with providing an assurance report on the compilation of this PFFI in accordance with relevant standards on assurance engagement, standards on auditing, standards on assurance engagement. Smart Technology Limited management has provided the following details. The source of the unadjusted financial information, pro forma adjustments which include fair value adjustments, applicable financial reporting framework is IFRS. In the above context, answer the following. State the aspects you will consider during planning and performing the engagement while evaluating the source from which the unadjusted financial information has been extracted. किन aspects का ध्यान रखा जाएगा when you are evaluating the source from which the financial statements, financial information has been extracted. क्या क्या है points अब? Practitioner shall obtain evidence about the appropriateness of source from which unadjusted financial information extracted. If there is no audit or review report of source, practitioner shall perform procedures to be satisfied that source is appropriate. हमें appropriateness check करनी है. अगर पिछले साल audit और review कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमें खुद से उसको check करना पड़ेगा. Practitioner shall determine whether responsible party has appropriately extracted unadjusted financial information from the source. क्या हमारी जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, हमारे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं किया है, वो चेक करना होगा. प्रैक्टिशनर शैल ऑब्टेन एविडेंस अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स. हमारे जो प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स है वो प्रॉपर है या नहीं है, एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो भी चेक करना होगा. देन सेकेंड पार्ट, as a practitioner you need to obtain evidence about the appropriateness of pro forma adjustments. देखो एक हो गया सोर्स का क्वेश्चन, एक हो गया हमारा pro forma adjustments से रिलेटेड क्वेश्चन. Explain what it includes. Evidence about appropriateness of pro forma adjustments. Adjustments that illustrate impact of significant event or transaction as if the event had occurred or transactions had been undertaken at an earlier date. मतलब देखो ये तो सिंपल से यही लिखा हुआ है कि हमारे प्रोफोमा एडजस्टमेंट्स, प्रोफोमा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनते ही क्यों है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन दिखाना होता है जो असल में तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये मान के उसे दिखाना होता है कि हाँ ये हो चुका है, या फिर ये इवेंट हो चुका है, या फिर ये ट्रांजेक्शन हमारे हो चुके हैं. जैसे हमने ये जनरली हमारा कब होता है, जब हम आईपीओ के लिए जा रहे होते हैं कि भाई हमें आपसे इतना मोटा पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ये प्लांट लगाना है, ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना है, तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चेंजेस होंगे, हमारा सेट बेस इतना होगा, हमारा लाइबिलिटी बेस इतना होगा, हमारा रेवेन्यू इतना होगा, तो इसलिए हमें वो सारे प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे अपना पीएफएफआई यानी प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने होते हैं. ठीक है. Adjustments that are necessary for PFFI to be compiled on basis consistent with the applicable FRF. मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं वो inconsistent with the applicable FRF है. यहाँ पे FRF कौन सा है हमारा? IFRS. ठीक है. तो ये तो आंसर वो था जो ऐसे हमसे एक्सपेक्ट करता था. अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है? The auditor should evaluate if the source of the unadjusted financial information is audited, if the information consists a modified opinion or review, consists EOM or OM paragraph, determine whether laws and regulations permits the reference of such paragraph or modification. देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट ने EOM और OM पैरा लिखा. जनरली एग्जामिनर इसे कंसिडर नहीं करते हैं, उनको पूरा ही लिखते देना होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ. तो इट्स माय
हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स की शॉर्टकट सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए रखो, लेकिन एग्जाम में पूरे फुल आंसर लिखो, कोई शॉर्टकट्स नहीं, पूरे के पूरे वर्ड्स लिखो, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, अदर मेटा पैराग्राफ, बस। हाँ, आप स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की जगह ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन और कहीं पे भी आप शॉर्टकट्स यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। If the source of the unadjusted financial information has never been audited or reviewed, evaluate whether the practitioner has an understanding of the entity's financial reporting objectives and entity's accounting and auditing practices. If the adjustment includes a business combination and the acquiree has never been audited or reviewed, then determine if practitioner has understanding of the entity's accounting and financial reporting objectives. प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। तो देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जामिनर ने यहाँ पे भी काफी कंसिडरिंग पॉइंट्स रखे हैं, एंड मेन कुछ कीवर्ड्स देख करके एग्जैक्ट कहीं पे भी मैच नहीं हुआ, लेकिन मेन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, जिस्ट को समझते हुए उन्होंने यहाँ पे मार्क्स अलॉट करे हैं स्टूडेंट को। तो एग्जामिनर का कंसिडरेशन होता है कि भाई उसे किस चीज के मार्क्स देने हैं, किस चीज के नहीं देने हैं, यहाँ पे उसे अकॉर्डिंग कंसिडर करके मार्क्स अलॉट करे हैं। नेक्स्ट आ गया फिर प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स का, इंक्लूड दी फॉलोइंग: आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स, performing adjustments on the information extracted to prepare pro forma financial information, presenting the pro forma financial information with the related disclosures as per the applicable factor. तो ठीक है, इस पे भी एग्जामिनर का कंसिडरेशन था, 1 मार्क्स अलॉट किए, एंड इन टोटल क्वेश्चन नंबर 1C में मार्क्स आए हैं 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। इन टोटल इन क्वेश्चन नंबर 1 इट्स 9 मार्क्स आउट ऑफ 14। तो आप देख रहे हो, मतलब मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन इस तरह के देखे हैं जिसमें एग्जामिनर ने काफी कंसिडर किया है। आप बोलते हो कि हमेशा स्केलिंग होती है, हम सही आंसर लिखते हैं, फिर भी उनको तो एग्जैक्टली रटी रटाई लैंग्वेज चाहिए इस तरह के मॉड्यूल की, ऐसा तो नहीं है। हर एग्जामिनर को पता है कि जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, वो भी एक ह्यूमन माइंड है, कोई रोबोट का आपकी कॉपीज को चेक नहीं कर रहा है कि अगर आपने एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखी तो वो नहीं आपको मार्क्स देंगे। तो एग्जामिनर ऑल्सो कंसिडर योर मार्क्स, योर एबिलिटी टू scale or ability to write in your exams। जब वो आप 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के चेक कर लेता है तो उससे आपकी नॉलेज के बारे में पता चल जाता है कि ओके दिस स्टूडेंट इज नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट, तो वो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा खुद को लीनियंट कर लेता है इन गिविंग द मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, राइट। तो इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने पेपर को अपने बेस्ट क्वेश्चन से शुरू करो कि जो आपको बेस्ट से बेस्ट आता है, यानी कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद वो ग्रेजुअली थोड़ा सा कम कम होता जाए, लास्ट में 0 भी आ जाए किसी क्वेश्चन में तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बहुत 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 अच्छा होना चाहिए, राइट। तो आई होप आप मेरी इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, ओके। अब आ गया अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A। Brown Enterprises Limited, an unlisted public company, has granted loans to 2 of its subsidiaries, stood as a guarantor for loans taken by a limited liability partnership, and made investments in a startup company during the financial year। तो देखो ये किस किस चीज में इन्वॉल्व है, लोन दिया है अपनी 2 सब्सिडरीज को, गारंटर है फॉर लोन टेकन बाय LLP, एंड इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी में इन दी फाइनेंशियल ईयर 24-25। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज दी फॉलोइंग: लोन्स दिए उन्होंने 10 करोड़ टू सब्सिडरी ए with 6 crore outstanding as of March 31, 2025. 5 crore to subsidiary B fully repaid during the year. 3 crore loan to a URN company, a partnership firm with 1.5 crore overdue for 120 days. URN company is not a related party. ये दोनों तो related party थी, लेकिन ये related party हमारी नहीं है। Guarantee provided to Milestone LLP for 7 crore loan availed from the bank outstanding in full as of March 2025। हमारा कट ऑफ डेट क्या है? 31st March 2025। Investments 4 crore equity investment in KD startup। Additional information: for the overdue loan, Brown Enterprises Limited has initiated legal proceeding for recovery, but no settlement has been achieved। जो भी उनके overdue loan है उसके लिए उन्होंने recovery के लिए legal proceeding start करी है, लेकिन अभी तक उनको recovery हुई नहीं है। All loans and guarantees have been documented with terms and conditions। One loan 2 crore to subsidiary A was renewed upon maturity without repayment, adjusting the overdue balance। मतलब कि जो हमने अपनी subsidiary A को पैसा दे रखा है 10 करोड़ का, उसमें से 2 करोड़ को हमने रिन्यू करवा दिया है, क्योंकि उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना था 6 करोड़ का, 2 करोड़ का भी रिन्यू हो गया,
without paying anything, because वही related party है वो. Based on the above facts, you are required to analyze the reporting requirements under CARO 2020 for Brown Enterprises Limited. तो इसमें बेसिकली हमारा कारो रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसका आंसर लिखने के बजाय जो आईसीएआई ने अपने सजेस्टेड में दिया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ. कौन सा क्लॉज है हमारा? क्लॉज 3, लोन्स एंड एडवांसेस. मतलब बेसिकली अब आपको यहाँ पे किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, इसमें कुछ आपको गलती नहीं निकालनी है, इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है कि भाई जो इसने इतने सारे लोन्स ले रखे, गारंटी है, स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उन सबको प्रॉपर्ली अपनी कारो रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होगा. तो सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड. Report the aggregate amount of loans provided during the year to subsidiaries 15 crore and other parties 3 crore. Disclose the outstanding balance as of March 31. Outstanding कितना है? 6 करोड़ का. सब्सिडियरी से nil है एंड पार्टनरशिप फर्म से कितना है? 1.5 करोड़ ओवरड्यू फॉर 120 days. गारंटी किसने दे रखी है? Disclose the guarantee of 7 crore provided to Milestone LLP and confirm whether it was prejudicial to the company's interest. Investment made, report 4 crore equity investment and ensure compliance with terms and disclosure requirements. Overdue loan. In the case of URN company, disclose the overdue amount of 1.5 crore for more than 90 days and assess the company's recovery action. Mention if legal proceedings are progressing adequately. ठीक है. फिर आगे लोन रिन्यूअल का जो हमने सब्सिडरी ए का किया था. रिपोर्ट द रिन्यूअल ऑफ 2 crore लोन टू सब्सिडरी ए एज अ फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल एग्जिस्टिंग ड्यूज. इंक्लूड दिस अमाउंट एंड इट्स प्रपोर्शन इन द टोटल लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द year. Next question क्या है? The management of Brown Enterprises Limited contended that reporting requirements in the CARO 2020 of overdue in respect of URN company and subsidiary A are not applicable. Comment. In view of above, it can be concluded that the contention of management of Brown Enterprise Limited is not correct, as the auditor is required to report overdue loan amount in respect of URN company and subsidiary A under clause. देखो, because ये clause 3 में लिखा हुआ है कि आपको ये सब रिपोर्ट करना होता है, तो वो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा. मैनेजमेंट ऐसे नहीं बोल सकता कि इसकी तो एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये सब पता होना चाहिए कि हमें रिपोर्टिंग में क्या क्या इंक्लूड करना होगा. देन इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. अब स्टूडेंट ने यहाँ लिखा है clause 3 para 3 of CARO 2020 states that if a company has provided loans, guarantees, advances or securities, disclose amount of loan, advances, guarantee and securities given to subsidiaries, associates and joint ventures, amount of loan, advances, guarantees and securities to parties other than subsidiaries, associates, मतलब related parties and non-related parties. The following will be reported: amount of loan to subsidiary given and outstanding at balance sheet date, amount of rupees 3 crore loan to UR company, amount overdue, guarantee of rupees 7 crores shall also be reported. Investments in equity is of rupees 4 crore will also be disclosed. तो ये तो इसने लिखे थे हमारे कि हमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स अपने कारो रिपोर्ट में देने होंगे, जिस पे आईसीआई ने उसे 1 मार्क्स दिए हैं. तो अब देखो, ये भी एक आईसीआई का एग्जामिनर का डिस्क्रिप्शन है कि भाई उसे क्या लगता है कि मुझे क्वेश्चन में जो उसने पॉइंट्स लिखे उसके रेलेवेंट उसे कितने मार्क्स देने हैं. तो उसमें उसे सिर्फ एक ही पॉइंट करेक्टली लगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ तो 3 करोड़ होगा ही नहीं, यहाँ तो 1.5 करोड़ का होगा, तो वो उसने कंसिडर नहीं किया. इन टोटल उसने मिला करके उसे 1 मार्क्स दिया है. तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. The contention of management is incorrect since amount of loan, investment, guarantee, security shall also be disclosed for parties other than subsidiaries, associate and joint ventures. ये तो इससे रिलेटेड पार्टी नॉन रिलेटेड पार्टी वाली बात कर दी, तो पूछा ही नहीं था. उसे तो बस ये बोला था कि जो हमारे लोन्स या फिर हमारा जो रिन्यूएबल हुआ है, क्या हमें उसको दिखाने की जरूरत है या नहीं है. तो मैनेजर ने बोला था कि ये तो जरूरत ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है. तो उस केस में हमें आंसर देना था. ये तो उससे रिलेटेड पार्टी नॉन रिलेटेड पार्टी वाली बात कर दी, विच इज नॉट रेलेवेंट, एंड दैट्स व्हाई उसे यहाँ पे 0 मार्क्स मिले हैं. तो इन टोटल इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले? 1 मार्क्स आउट ऑफ 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. Postal Ventures Limited, a newly formed real estate development firm, is applying for a loan from a financial institution to fund a new residential project. The bank requires the submission of company's financial statements for the year ending March 31. The company engages an independent practitioner, CAX, to compile the financial statements based on its accounting records. Compilation work दे रहा है. अब अगर compilation work दे रहा है तो वो कौन से स्टैंडर्ड में हमने फॉल करेगा? SRS 4410 compilation engagement. And other information provided. The financial statements will be prepared in accordance with Ind AS
CAX intends to record the agreed terms of engagement in an engagement letter prior to performing the engagement. CAX is of the view that independence requirements will not be applicable for the above assignment. Do you agree? Yes, we agree. एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट में उसे बाकी जितने भी उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ तो कंप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इंडिपेंडेंस जरूरी नहीं है, बिकॉज वो कोई भी अपनी ओपिनियन तो देने वाला नहीं है, वो सिर्फ उस डेटा को कंपाइल करके उन्हें वापस से दे देगा एंड देन उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसे चेक करेगा. तो इस केस में इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है. यस वी अग्री कि इस केस में इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होती है. CAX is concerned with engagement, acceptance and continuance. Suggest him focus points in respect of management responsibilities that will be recorded in the agreed terms of engagement in the engagement letter. यानी हमें management responsibility के नाम पे क्या क्या अपने engagement letter में लिखवाना है उसके बारे में पूछा गया है. अब इस केस में आई से हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करता था? Financial information and for preparation and presentation in accordance with FRF that is acceptable in view of intended use of financial information. Design, implementation and maintenance of internal controls as management determines to enable preparation of financial statements that are free from material misstatement. यानी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे बनाने की हम सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करने की, बनाने की, इंप्लीमेंट करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की है. Accuracy and completeness of records, documents, explanations and other information provided by management for compilation engagement. मतलब जो भी हमें रिकॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, उसको प्रॉपर मेंटेन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की. जजमेंट्स नीडेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. भाई हम सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, क्या उसमें लिखना है, क्या कितने के एस्टिमेट्स बनेंगे, क्या जजमेंट लिए जा रहे हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है. ठीक है, तो ये तो आंसर ऐसे एक्सपेक्ट करता था. स्टूडेंट ने क्या लिखा है? As per SRS 4410, the practitioner need not be independent of the entity but is required to मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें क्या वर्ड लिखा है. विथ अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइज लिखा होगा या फिर जो भी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो यस, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा है, तो इसके मार्क्स दिए हैं 1 मार्क्स. फोकस पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर. प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड जजमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बाय द मैनेजमेंट. तो देखो एग्जैक्ट आंसर्स उसने नहीं लिखे, लेकिन थोड़ा बहुत रेलेवेंट था, तो इसलिए उसके 1 मार्क्स यहाँ पे भी अलॉट किए हैं. इन टोटल मार्क्स दिए हैं 2 मार्क्स आउट ऑफ 4. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, विच इज क्वेश्चन नंबर 3B. क्या है? मेजर्स जैज एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स CAJ and CAZ. CAJ is exclusively associated with the firm and is not doing practice in individual capacity, whereas CAZ is doing practice in his individual capacity also. यानी 2 पार्टनर्स है J and Z. J बिल्कुल सिर्फ इसी फॉर्म में काम कर रहा है, Z अलग से भी अपनी प्रैक्टिस चला रहा है. For the financial year 23-24, the firm has already undertaken audits and signed audit reports under Section 44AB, 44AD of the Income Tax Act 1961 as under. तो देखो J ने कितनी करी है? 30, 44AB वाली, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, नॉन कॉर्पोरेट के लिए 60, CAZ ने 5 and 10 एंड 44AD वाली कितनी है? 20 and 12. तो देखो थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगी इस केस में कि हमारे जो गाइडलाइंस है, काउंसिल इशूड गाइडलाइंस है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक CA इन प्रैक्टिस 1 साल में सिर्फ 60 ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स कर सकता है. यानी वो 1 साल में 60 टैक्स ऑडिट्स के असाइनमेंट ले सकता है. साइन की बात नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ असाइनमेंट लेने की बात कर रही हूँ. यानी कि एक CA के पास लिमिट होती है 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स की, एंड वो होती है 44AB वाले की. यानी कि 44 ये AD ADA वाले जो मतलब हमारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले होते हैं, उसमें तो आप कितनी भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स कर सकते हो, उस पर तो कोई लिमिट ही नहीं है. लेकिन जो हमारी मेन टैक्स ऑडिट होती है यानी वो 44EB वाली, उसकी 60 ऑडिट्स की लिमिट है. तो अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो हमारे पास कितना बन के आता है? 90, एंड इसका टोटल करूं तो आता है ये बन के 15. टोटल कितना हो गया हमारा? 105. आगे क्या लिखा है? For the financial year 23-24, CAZ has undertaken audits in individual capacity and signed audit reports under Section 44AB, 44AD of the Income Tax Act 1961 as under. तो देखो ये CAZ तो अलग से भी अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस चला रहा है, लेकिन जो हमें 60 की लिमिट दी गई है वो आप भरी से प्रैक्टिस फॉर्म के साथ एसोसिएट होकर कर रहे हो या फिर आप अलग से कर रहे हो, वो इन एग्रीगेट आपका 60 रहेगी. ऐसे नहीं है इंडिविजुअली 60 अलग से मिल गई, इन प्रैक्टिस में अलग से 60 मिल गई. नो, ऐसे नहीं है लिमिट, एक साथ
और एग्रीगेट है आपकी पूरी 60 ऑडिट्स की, राइट। तो देखो अब टोटल में मिला के फर्म के पास कितनी है 105। अब इनके पास बची कितनी कितनी और कर सकते हैं 15 और ये कर सकते हैं 120 माइनस 105 15 टैक्स ऑडिट्स और ये कर सकते हैं। अब भली से वो सीएज इंडिविजुअली कर ले या फिर फर्म के साथ ही कर ले। तो अभी उसके पास कितनी और आई है इस तरह की 4 + 9 विच इज 13, यानी कि अभी भी विद इन द लिमिट ही है। अगर मैं देखूं 1045 + 13 सो इट कम्स टू 118 विच इज बिलो द लिमिट। आगे देखते हैं। For the financial year 23-24, the firm is approached further to take up the following assignments: 3 tax audit assignments under Section 44AD for corporate clients, 4 tax audit assignments under Section 44AD। देखो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कितनी भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये 3 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास 118 ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब हम 2 ही एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन ये 3 की बात हो रही है, यानी इसमें से मैं 2 तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन एक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिकॉज वो मेरा ओवर द लिमिट हो जाएगा एंड मैं काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के नॉन कंप्लायंस के अंदर फॉल करूंगी विच इज इक्विवेलेंट टू मिसकंडक्ट ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स, राइट। आगे क्या लिखा है, एडवाइस वेदर द फर्म शुड एक्सेप्ट द फर्दर टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज अबव इन द लाइट ऑफ प्रोफेशनल कोड। देखो जो ये ऊपर के 4 + 9 ये तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो फर्दर आया है 3 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स का, इसमें से 2 कर सकते हैं, एक उसे रिजेक्ट करना होगा। तो यही एडवाइस आपको देनी थी। देखो पूरा मैंने नीचे से चार्ट भी बना के यहाँ गिवन, मतलब वही जो ऊपर मैंने बताया ना आपको, वही नीचे भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आगे और नीचे चलते हैं। बच्चे ने क्या लिखा है, एज पर चैप्टर 6 ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ पार्टनर इज अलाउड टू टेक अप 30 टैक्स, गलत 60 है। Tax audit under section 44AD, AD and 44AE are not considered। yes, ये बिल्कुल सही है कि वो 60 की लिमिट में नहीं आता। The partner can take up to 60 assignments and the manner of signing can be in any manner। मतलब साइनिंग की तो बात थी नहीं, उनके एक्सेप्टेंस की बात हुई, जो साइनिंग इज नॉट रेलिवेंट ओवर हियर। इन द गिवन केस द फर्म कैन टेक अप 2 additional section 44AB assignments and all 4 tax audit assignment। मतलब कि जो 44AD वाला वो तो चलने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो आप ले सकते हो। अंडर सेक्शन 44AD limit for 2 will remain so in totality whether in individual capacity or along with partnership। मतलब कि देखो वो एग्जैक्टली प्रॉपर्ली अपने आंसर को फॉर्मुलेट करके, बिकॉज इसमें आपको पूरा डेटा गिवन करना था, आप टेबल बना सकते थे कि भाई 105 आपके पास ऑलरेडी है, 15 और इंक्लूड हो गई, 13 और इंक्लूड हो गई, तो आपके पास 118 हो चुकी है, तो आपके पास लिमिट में बचे सिर्फ 2, तो आप 2 एक्सेप्ट कर सकते हो, 1 आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी एंड 44AD पे कोई लिमिट नहीं लगती, तो उसके तो आप सारे एक्सेप्ट कर सकते हो, तब जाकर के वो एक कंप्लीट आंसर बनता। तो अभी उतना कंप्लीट आंसर बना नहीं, दैट्स व्हाई एग्जामिनर हैज गिवन हिम 1 मार्क्स आउट ऑफ 4। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 ही हैज बीन गिवन 4 मार्क्स आउट ऑफ 14। ठीक है, So here we have completed this analysis। ये एनालिसिस बहुत ही ज्यादा स्पेशल था बिकॉज इसमें हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, इसमें पहले हमने देखा कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझा, फिर ये देखा कि ऐसे हमसे आंसर में क्या एक्सपेक्ट करता था, एंड देन फिर हमने देखा कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, उसे किस तरह से मार्क्स अलॉट किए गए हैं। हाँ, कहीं हमें लगा कि मार्क्स ज्यादा डिडक्ट हुए हैं, या फिर हमें कहीं भी ऐसा भी लगा 2 क्वेश्चन में कि मार्क्स उसका रेलेवेंट आंसर नहीं था, स्टिल उसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हो कि एग्जामिनर आपके कंसिडर करता है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, और आपकी नॉलेज कब पता चलेगी, आपके पहले या दूसरे क्वेश्चन में पता चल जाती है, उसके बाद एग्जामिनर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अगर उसे लगता है कि यार बच्चा अच्छा नॉलेजेबल है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपकी आगे की कॉपी को चेक करता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरह से ऐसे अपने आंसर्स को, आंसर कॉपीज को चेक करता है, इवैल्यूएट करता है, एंड यस वो ग्रेस मार्क्स देता है, स्केलिंग नहीं करता है, ग्रेस मार्क्स देता है। 2 मार्क्स के तो आउटराइटली उसने बोनस मार्क्स दिए हैं, एंड इवन अंदर में भी जब चेकिंग है तो उसने लीनियंट चेकिंग करके आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करे हैं। ओके, सो आई होप आपको इससे काफी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, एंड आपको अगर इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करके बताने हैं कि कैसी लगी वीडियो, तो यू कैन प्रोवाइड मी द इनसाइट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस अदर सब्जेक्ट्स की भी चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल प्रोवाइड यू विद द सेम एज वेल। ओके,
सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कमर कसकर पढ़ाई कर लीजिए एंड बस एक ही बात को ध्यान रखिएगा कि दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ओके, सो जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से वापस with some new videos. Till then, stay tuned. Here is the CN Nandini Gupta signing off.